देवतुल्य आयु माँ शक्ति आशा जय चंद्रिका महात्मा के 1171 दिन शनिवार तारीख 8 मार्च 2025। आज हमारे बीच में आदरणीय डीके गुप्ता साहब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आज आपका जो विषय है वो है वित्तीय योजना क्या है और पूंजी बाजार क्यों। पार्ट टू, इससे पहले पार्ट वन ले चुके हैं। अब ज्यादा समय लेते हैं, आदरणीय डीके गुप्ता साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। अजय गुप्ता साहब, स्क्रीन शेयर कर दिए। हम्म, वैसे मेरी वाली स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ आगे सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू। ऐसे जैसे हम लोगों का डिस्कशन है कि हम लोग खाली बेसिक नॉलेज शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। जी। स्टॉक मार्केट बेसिक्स के बारे में बात करेंगे आज हम लोग। और हम्म। एक क्लास हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। जी। अगर उस क्लास से किसी को कुछ क्वेरी हो या कोई प्रॉब्लम हो या किसी को पूछना हो, कुछ जर्नल डिस्कशंस करना हो, तो पहले हम वो क्लोज कर लेते हैं और फिर हम आज की आगे क्लास से स्टार्ट बढ़ाते हैं। आप आगे ले लीजिएगा क्योंकि अभी सभी लोग इसमें नहीं सुन, एक काफी टाइम हो गया ना, गैप हो गया। ठीक है सर, आगे फर्स्ट से। ऑफ ऑल, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट। अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशंस की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट इज द कमिटमेंट ऑफ मनी और कैपिटल टू परचेज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और अदर एसेट्स इन ऑर्डर टू गेन प्रॉफिटेबल रिटर्न इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट इनकम और अप्रिसिएशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो अगर हम सिंपल करें कि हम लोग इन्वेस्टमेंट अपनी तरफ से एक फंड को एलोकेट करते हैं या कमिटमेंट करते हैं किसी चीज को, किसी इंस्ट्रूमेंट को परचेज करने के लिए, एसेट के लिए, जिससे कि इन फ्यूचर हमें किसी भी तरीके से, चाहे इंटरेस्ट इनकम के रूप में या एप्रिसिएशन के रूप में, जिसको हम जनरली कैपिटल गेन्स बोल देते हैं, इस तरीके से हम लोगों को अगर कोई भी अमाउंट एलोकेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इन ऑर्डर टू ड्राइव फ्यूचर पेमेंट्स द टाइम द फंड्स आर कमिटेड, सबसे पहले हम लोगों को कुछ ना कुछ फंड एलोकेट करना पड़ेगा अपनी। दूसरा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द टाइम, कि हम लोगों का महंगाई किस रेट से बढ़ रही है, हमें उसे कंसीडर करना जरूरी है। हम लोगों को यह ध्यान रखना है कि अगर इन्फ्लेशन हम लोगों का 7% के हिसाब से बढ़ रहा है और बैंक एफडी पर हमें ब्याज मिल रहा है 6%, तो हम लोगों ने एक तरीके से जर्नली अपना 1% का डेप्रिसिएट किया है अपनी फंड्स को इंक्रीमेंटल की जगह। तो ये चीज हमें सबसे पहले ध्यान रखने की जरूरत है कि हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, वहां से जो हमारा रिटर्न है वो हमारा इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा आना चाहिए। ये एक बेसिक रूल है इन्वेस्टमेंट का। अगर आपकी रिटर्न इन्फ्लेशन रेट से कम है तो आप अपनी फंड्स को, अपने रिसोर्सेज को डेप्रिसिएट कर रहे हैं, इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। ये हमें बेसिक फंडा हमेशा सबको ध्यान में रखना चाहिए। थर्ड इज अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर पेमेंट्स। दूसरा, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम लोग सारी तरीके से अपनी तरफ से रिसर्च बेस्ड एनालिसिस, हर कोई अपनी तरफ से जितना बेस्ट एनालिसिस हो सकता है वो सब करता है, बट फिर भी फ्यूचर है, फ्यूचर रिजल्ट्स अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट है, कोई भी चीज किसी भी तरीके से कहीं भी अप्स एंड डाउन्स दोनों तरफ जा सकती है। बेसिक्स एक्सप्लेन, व्हाई डू वी इन्वेस्ट, इन्वेस्ट हमें क्यों करना चाहिए। तो जो मैंने सबसे पहला सिंपल रूल्स बताया है कि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कि जितने बेटर तरीके से हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे, हमारा इन्वेस्टमेंट उतना ही हमारे लिए बेटर होगा। टू मेक श्योर वी हैव एनफ फंड्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर, सिंपली अर्निंग एंड सेविंग इज नॉट एनफ। इन्फ्लेशन, द प्राइस राइज बीस्ट eats into the value of your money. To make up the loss through inflation, we invest and earn extra. This is the investment fundament. हमेशा जो मेन क्लॉज है जो हमें ध्यान रखना है कि हमारा इन्फ्लेशन रेट को बीट करने वाला ही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। द स्टॉक मार्केट इज वन सच इन्वेस्टमेंट एवेन्यू। इट हैज ए हिस्ट्री दैट गोज बैक इनटू 1800, 1854 Dalal Street fixed and permanent location, 1875 BSE established as the Native Share and Stockbrokers Association, 1900 में 1956 में BSE became the first stock exchange to be recognized under the Securities Contract Act, and 1993 NSE recognized as stock exchange। 2000 में हम लोगों का कमेंसमेंट ऑफ इंटरनेट ट्रेडिंग एट एनएससी, जो आज की तारीख में, पहले इन्वेस्टमेंट दलाल स्ट्रीट में जाकर के होता था, जो भी शेयर्स खरीदने होते थे वहां दलाल स्ट्रीट में जाकर के बोली लगती थी, बिड सिस्टम था। आज की तारीख में जो बिड सिस्टम है वो इंटरनेट के थ्रू, अपने मोबाइल्स के थ्रू हम सब लोग यूज कर सकते हैं, जो 2000 में कमेंसमेंट हुआ। जो डेरिवेटिव फ्यूचर्स
का जो मार्केट शुरू हुआ फ्यूचर एंड ऑप्शंस वो 2000 में शुरू हुआ, और बीएससी कमेंस डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन 2001। तो ये हम लोगों की बैक हिस्ट्री है जहां से हम लोग शेयर मार्केट आज की तारीख में, पहले शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट इस तरीके से नहीं होता था। आज हम लोग अपने ऑफिस में बैठ करके अपने घर पे बैठ करके कोई भी शेयर कोई भी ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू। बट पहले ऐसा नहीं होता था। हमें ब्रोकर्स को, आज भी ब्रोकर हमारे बीच में इन्वॉल्व है, बट ब्रोकर्स वहां जाकर के रिंग में बोली लगाते थे। जो प्लेस होता था जो उनका, उसको रिंग बोला जाता था, रिंग में बोली लगाई जाती थी और उसके हिसाब से खरीद बेच होती थी। बट आज की तारीख में हम सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू बिड लगा सकते हैं और विद इन सेकेंड्स हमारा ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट या पेंडिंग, वो सारा स्टेटस हमारे सामने, हमारे कंट्रोल में रहता है। इंफॉर्मेशन का फ्लो इतना फास्ट है कि हम लोग बहुत अच्छे से पूरे सिस्टम्स को चेक कर सकते हैं और हमेशा अपनी चीजों को जानकारी ले सकते हैं। व्हाट आर शेयर्स एंड स्टॉक्स? शेयर्स एक्चुअल में होता क्या है? The total capital of company is estimated, registered and divided into units of equal value. मीन्स एक फेस वैल्यू होती है, कंपनी के कितने फेस वैल्यू के शेयर्स ऑथोराइज्ड हैं, ऑथोराइज्ड के बाद इश्यूड कितने हैं, और इश्यूड के बाद वो किन किन के पास हैं। जब हमने पर्टिकुलर यूनिट्स को अलोकेट कर दिया, अलॉटमेंट कर दिया, तो वो शेयर्स की फॉर्म में हो जाती है। अगर वो कंबाइंड है तो वो शेयर कैपिटल है। जिस वक्त वो इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट होती चली गई हर शेयर होल्डर के पास, तो वो शेयर्स की फॉर्म में नजर आती है हमें कि किस आदमी के पास कितने शेयर्स हैं। उसी तरीके से वो उसका उतने परसेंट का ऑनर हो जाता है उस कंपनी का, जिस आदमी के पास जितने शेयर्स होंगे। ये हमारी बेसिक टर्म्स है। व्हाट इज प्राइमरी मार्केट? सबसे पहले हम समझना चाहेंगे प्राइमरी मार्केट क्या होती है। कोई भी कंपनी जब तक मार्केट में नहीं आई है, अपने शेयर्स इश्यू नहीं किए हैं, जब वो फर्स्ट टाइम मार्केट में आ रही है, जब भी हम किसी कंपनी के शेयर्स डायरेक्ट कंपनी से खरीद रहे हैं, दैट इज प्राइमरी मार्केट। जब भी हम शेयर्स किसी कंपनी से डायरेक्ट खरीद रहे हैं तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। और प्राइमरी मार्केट के लिए सबसे पहला जो हमारी टर्म्स यूज होती है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। कोई भी कंपनी जब मार्केट में लिस्ट होना जा रही है तो एक टर्म यूज होती है आईपीओ, जिसको हम लोग एब्रीविएट करेंगे तो बोलेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफर। एक होता है एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर, मींस कंपनी लिस्टेड हो चुकी है, उसके बाद दोबारा शेयर्स मार्केट में बेच रही है, तो उसको बोलेंगे एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। और तीसरी टर्म होती है हमारी ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल होती है जो पुराने प्रमोटर हैं या पुराने इन्वेस्टर हैं वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं, तब उस टर्म को बोलेंगे ऑफर फॉर सेल, ओएफएस। ठीक है, ये तीन टर्म होती हैं। जब हम आईपीओ की बात करते हैं तो आईपीओ की एक हमारी सेबी ने एक पूरी प्रोसेस बनाई हुई है, आरओसी में पूरी कंप्लायंस होती हैं। उन कंप्लायंसेस को करते हुए हम लोग मार्केट में जाते हैं, मतलब कंपनी। तो उसमें सबसे पहले एक अंडरराइटिंग की प्रोसेस होती है कि अगर किसी कंपनी के पूरे शेयर्स नहीं बिक पाएंगे तो जो अंडरराइटर हैं वो उसके शेयर्स को खरीदेंगे। उस प्रोसेस को बोलता है अंडरराइटिंग। दूसरा, कंपनी जब शेयर्स बेचती है तो उससे पहले उसे अपना प्रोस्पेक्टस, पूरा बिजनेस समझाना होता है पब्लिक, जिससे समझ ले कि हम किस कंपनी में पैसे लगाने जा रहे हैं, वो कंपनी क्या बिजनेस करती है, उसकी कहाँ कहाँ यूनिट है, उसके डायरेक्टर्स कौन है, उसके प्रमोटर्स कौन है, क्या बैकग्राउंड है, वो सारी की सारी जो चीज होती है वो उसके प्रोस्पेक्टस में होता है। पहले बड़ा प्रोस्पेक्टस होता था, अब उसकी जगह उन्होंने रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, छोटा, उसका छोटी फॉर्म तैयार कर दी गई है जो ऑनलाइन फाइल होती है सेबी के पास। और जब भी हम लोग आईपीओ के लिए जा रहे हैं तो वहां से उस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके हम लोग पूरी जानकारी वहां से ले सकते हैं। पहले फिजिकल एप्लीकेशन फिल की जाती थी, अब फिजिकल एप्लीकेशन ना फिल होकर के ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल की जाती हैं। तो आप कभी भी अगर किसी कंपनी में जा रहे हैं तो उस तरीके से उसका रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं अपनी जानकारी के लिए कि हम किस कंपनी में क्या शेयर्स करने जा रहे हैं। तो ये हम लोग जब भी खरीदते हैं किसी ना किसी ब्रोकर्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट बिडिंग लगाई जाएगी। और आजकल हम लोगों का बैंक अकाउंट में अलग अलग तरीके के अकाउंट खुले रहते हैं, हमारे डायरेक्ट बैंक अकाउंट से लिंक रहता है। अगर हमें शेयर अलॉट होंगे तो हमारे फंड जाएंगे, और अगर हमारे शेयर अलॉट नहीं होता है तो हमारे फंड हमारे शेयर अकाउंट से मूव भी नहीं होंगे। तो उस तरीके को बोल देता है कि जहां पर हमारा सेविंग अकाउंट में ये क्राइटेरिया होता है कि आपके फंड्स वहीं आपके अकाउंट में सेव हैं,
आपको फंड भी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप बिड करेंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे और उसके थ्रू अगर शेयर अलॉट होंगे तो आपके अकाउंट से फंड्स चले जाएंगे, अदरवाइज फंड्स जाने की कहीं जरूरत नहीं है। और 99% आज की तारीख में जो हम लोगों के इंडिया में तरीका है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस है। बुक बिल्डिंग का मतलब यह है कि आपकी बिडिंग कर रहे हैं, शेयर्स का प्राइस बताया जाता है, एक रेंज होती है कि मान लीजिए सपोज 100 से 110 रुपए की रेंज बताई जा रही है, तो आप मिनिमम 100 रुपए की बिड लगा सकते हैं और मैक्सिमम 110 रुपए के हिसाब से बिडिंग लगा सकते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को सिस्टम कंट्रोल करता है और उस हिसाब से शेयर्स बाद में कि एक्चुअल प्राइस कौन सा ज्यादा है और वो उस हिसाब से वो शेयर्स अलॉट हो जाते हैं। अगर शेयर्स हमारे जितने मार्केट में कंपनी बेचना चाह रही थी उससे ज्यादा की बिडिंग आई है तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब्ड, और अगर बाई चांस उससे कम आई है तो उसको बोलेंगे अंडर सब्सक्राइब्ड, जहां पर हम लोगों ने बताया अंडर राइटर्स का रूल आ जाता है। ओवर सब्सक्राइब्ड और अंडर सब्सक्राइब्ड ये एक टर्म्स हैं। नेक्स्ट आता है जो हम लोग सेकेंडरी मार्केट, जो एक्चुअल में स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जब हम माल खरीदते हैं। कंपनी का आईपीओ आया प्राइमरी मार्केट, और जब कंपनी लिस्ट हो गई, अब हम डायरेक्ट कंपनी से नहीं खरीद रहे और कंपनी का शेयर होल्डर कोई और है, हम किसी और शेयर होल्डर से शेयर्स खरीद रहे हैं, तो वहां जो पूरा ट्रांजेक्शन हो रहा है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी में हमारा सीधा कंपनी से डायरेक्ट टच था, कंपनी के अकाउंट में पैसे जा रहे थे और कंपनी से शेयर हमें डायरेक्ट एलोकेट हो रहे थे। जब हम सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं तो यहां हम किसी ना किसी पुराने शेयर होल्डर से शेयर्स को खरीद रहे हैं थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। A share market is where shares are either issued or traded. Stock market is similar to the share market. The key difference is that stock market helps you to trade financial instruments like bonds, mutual funds, derivatives, as well as shares of the companies. A share market only allows trading of shares. तो इस तरीके से टर्म यूज होती है स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट। जब हम खाली शेयर मार्केट कहते हैं तो शेयर मार्केट में केवल और केवल शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही है। जिस वक्त हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट में बॉन्ड्स भी हैं, म्यूचुअल फंड्स भी हैं, लोन्स भी हैं, डिफरेंट डेरिवेटिव्स भी हैं। तो स्टॉक मार्केट इज बिगर टर्म, और स्टॉक मार्केट के नीचे एक सब टर्म है शेयर मार्केट। The key factor is the stock exchange, the basic platform that provides the facility used to trade the company stocks and other securities. A stock may be bought or sold only if it is listed on an stock exchange. जैसे इंडिया में इस वक्त जो दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, एक एनएससी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू ही हम शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। बाकी अदर स्मॉल शेयर स्टॉक एक्सचेंजेस भी हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं, बट मेजर जो दो हम लोगों के पास हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। की प्लेयर्स इन सेकेंडरी मार्केट। अब हम लोग बात करें कि कौन कौन से सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, किस तरीके से पूरी मार्केट काम करती है। जो इंडिया में पूरी मार्केट को कंट्रोल करने वाली एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसी, दैट इज कॉल्ड सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके थ्रू सारा काम होता है, जिसके अंडर में। सेकंड होता है स्टॉक एक्सचेंज, जो हम लोग का स्टॉक एक्सचेंज कोई ना कोई, जैसे हमने बात की बीएससी या एनएससी होगा। उसके बाद अगली टर्म आती है ब्रोकर, जिसने उसकी मेंबरशिप ली हुई होगी उस स्टॉक एक्सचेंज की। और जो फोर्थ टर्म होती है हमारी, वो होती है क्लाइंट। इतने बीच में अदर एजेंसीज भी हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन भी है, डीपी भी हैं, और भी बहुत सारी एजेंसी, बट जो मेजर चार टर्म हम लोग यूज करते हैं, सबसे पहले सेबी जो पूरी इंडिया की स्टॉक एक्सचेंजेस को कंट्रोल करता है। फिर पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज आ गया, एनएससी और बीएससी की बात हो गई। फिर इन दोनों में हम इनके किसी ना किसी मेंबर या ब्रोकर के थ्रू ही ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ब्रोकर या मेंबर। और उसके बाद हमारा हो गया क्लाइंट, जिसके साथ हमारा ट्रेडिंग अकाउंट खुला हुआ होगा। और जैसे ही हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, ब्रोकर के थ्रू एक्सचेंज में ऑर्डर जाता है और वो एक्सचेंज फंड क्लियरिंग्स वगैरह को देखते हुए पूरा ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करता है। What is stock exchange? Stock exchange is the platform where investors can buy or sell their financial instruments like stocks, shares, bonds, mutual funds, and other financial derivative products. Once a company's public offer is completed, it gets listed on the stock exchange. After listed, it is available for trading to all the investors in the stock exchange where they are listed. जैसे हमने बताया कि सबसे पहले आईपीओ आएगा, प्राइमरी मार्केट। आईपीओ आने के बाद जब मार्केट में लिस्ट हो गया शेयर, उससे पहले ग्रे मार्केट में शेयर एक्सचेंज होते हैं।
ग्रे मार्केट भी चलती है, बट जो बड़े लेवल पे काम चलता है। बट अगर रूटीन में बात करनी है, तो जब तक मार्केट में शेयर लिस्ट नहीं हो जाता, हम लोग उन शेयर्स की आपस में ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते। इन इंडिया वी हैव टू मेन स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव 24 रीजनल स्टॉक एक्सचेंज विच आर लोकेटेड इन डिफरेंट प्लेसेज ऑफ इंडिया। जैसे हम दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, अलग अलग हैं। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंजेज हैं। तो ये छोटे छोटे स्टॉक एक्सचेंज भी काम कर रहे हैं, बट जो मेजर वॉल्यूम है आज की तारीख में, लगभग इंडिया का 99%, 99% वॉल्यूम इन दो स्टॉक एक्सचेंज के ही थ्रू रूट होता है, आइदर एनएससी और आइदर बीएससी। नेक्स्ट टर्म आती है डिपॉजिटरी। आज की तारीख में हम लोग कोई भी जर्नली फिजिकल फॉर्म में शेयर्स नहीं रख सकते। अगर हमें शेयर्स को सेल आउट करना है या परचेज करना है, तो आपको एक डीमैट अकाउंट खुलाना पड़ेगा। उसको लेमन लैंग्वेज में बात करें तो हमारे यहाँ डीमैट को अगर हम लोग बात करें, तो डीमैट इज सिंपली बैंक अकाउंट। जैसे हम अपने बैंक में रुपये को जमा करते हैं और हमारे रुपये का बैलेंस दिखाई देता रहता है कि हमारे कितने बैलेंस है, सेम उसी तरीके से डीमैट में हमारे शेयर्स खरीदने या बेचने पे ऐड या लेस होते चले जाते हैं। अगर हम कोई शेयर खरीदते हैं तो हमारे डीमैट में ऐड हो जाएगा, अगर हम कोई शेयर को बेच रहे हैं तो हमारे डीमैट में से वो अकाउंट शेयर्स लेस हो जाएगा। ये हमारा एक तरीके से बैंक अकाउंट है। इसको लेमन लैंग्वेज में समझने के लिए, जो हमारा लेजर है, लेजर में हमारे बैलेंस शेयर्स नजर आते रहेंगे, हमें कितने शेयर्स ऐड हुए, कितने शेयर्स लेस हुए। तो इसके लिए डीपी है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इंडिया में दो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस ने अपनी अपनी डीपी बनाई हुई हैं। जैसे एनएससी की है, नेशनल एनएसडीएल, नेशनल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, और सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। सीडीएसएल और बीएससी दोनों स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं आज की तारीख में, बट अभी तक एनएससी और एनएसडीएल लिस्टेड नहीं है। बट होपफुली 2025 में ये दोनों लिस्ट होने वाले हैं, और दोनों ही बहुत बड़े प्लेयर हैं। जब भी लिस्ट हो, ध्यान रखिएगा, शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए दोनों में ही अच्छा शेयर्स एप्रिसिएशन की उम्मीद है। अगर वो प्रॉपर रेट पर आते हैं तो एनएससी और एनएसडीएल में आप इन्वेस्टमेंट के लिए ध्यान में रखिए। अब हम लोग बात करते हैं कि ट्रेडिंग किस किस तरीके से हो सकती है। ट्रेडिंग करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब यह है कि हमने कोई शेयर की डिलीवरी नहीं लेनी है। इसमें दो फॉर्म हो सकती हैं। पहले हमने शेयर्स को बेच दिया और शाम तक वो वापस शेयर को खरीद लिया। अगर हमें किसी शेयर के बियरिश होने की उम्मीद है, मींस बियरिश है वो शेयर, हमारे हिसाब से वो शेयर घटने वाला है, सुबह 9:15 बजे हम गए मार्केट में और 100,000 2,000 जितनी चीज की कैपेसिटी है, जितने फंड आपने दे रखे हैं, उस हिसाब से वो शेयर बेच दिया, बियरिश है, और शाम को वो शेयर खरीद लिया, तो उसको बोलते हैं इंट्राडे। अगर ये बियरिश पोजीशन, अगर बुलिश है तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें उम्मीद है कि शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, तो हम सस्ते रेट पर शेयर को खरीदेंगे और शाम को ऊंचे रेट पर शेयर को बेच देंगे। तो इसको बोलते हैं इंट्राडे। ठीक है। इंट्राडे का ही एक छोटा फॉर्म और है, होता है इंट्राडे में ही, उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। इंट्राडे की ही तरीके से इंट्राडे के अंदर ही एक छोटी फॉर्म और है, स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग किस लिए होती है? अगर बहुत सारे बड़े हाउसेज हैं, बिग हाउसेज हैं, जिनके पास फंड्स बहुत सारे हैं, वो पैसे के 10 पैसे, 5 पैसे, 3 पैसे, 4 पैसे के ट्रांजेक्शन पे बहुत वॉल्यूम में काम करते हैं। काम तो यही कर रहे हैं इंट्राडे वाला, बट विद इन मिनट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, विद इन 5 मिनट्स मैक्सिमम टाइम मान लीजिए। स्कैल्पिंग में वो लाख शेयर एक साथ खरीदते हैं और 5 पैसे का प्राइस वेरिएशन आया, उसी हिसाब से स्क्वायर ऑफ कर देते हैं अपनी पोजिशन। उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। नेक्स्ट टर्म है डिलीवरी। जब हम शेयर्स को अपने हिसाब से खरीद के अपने डीमैट में लगवाते हैं, जो शेयर्स हमारे डीमैट में आ जाता है, तो उसको बोलते हैं हमने शेयर्स की डिलीवरी ले ली या शेयर्स की डिलीवरी छोड़ दी। शेयर की डिलीवरी ले ली या शेयर की डिलीवरी छोड़ दी, जो हमारे डीमैट में लिस्ट हो जाएगा, और वो हम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जो भी टाइम है उस टाइम फ्रेम के हिसाब से जो भी हमने सोचा है उस हिसाब से रख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग हमारी होती है जब हम शेयर्स के हिसाब से, कि शेयर्स हमें दिखाई दे रहा है, उसका टेक्निकल चार्ट हमें बता रहा है
कि ये शेयर अभी तक डाउन ट्रेंड में था और ये अब अप ट्रेंड में आ रहा है, तो हम उस अप ट्रेंड जैसे स्टार्ट हो रहा है, हमें कंफर्मेशन मिल रही है, हम उस अप ट्रेंड पर उस शेयर को खरीद लेते हैं। और जब तक वो शेयर अप ट्रेंड में रहता है तब तक वो शेयर हम अपने पास रखते हैं। वो पीरियड कुछ भी हो सकता है, 10 दिन हो सकता है, 15 दिन हो सकता है, महीना भर हो सकता है, 2 महीना हो सकता है, 3 महीना हो सकता है, कुछ वीक हो सकते हैं। आज की तारीख में अगर हम लोग टेक्निकल और फंडामेंटल को मिलाकर के काम करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग सबसे ज्यादा बेनिफिशियल काम करती है। हमें शेयर के हर मूव का फायदा उठाना है। जैसे ही शेयर अप ट्रेंड में आया, हमने शेयर को खरीदा, एक रेंज पर पहुंचा, और उस रेंज के बाद जब हमें दिखाई देना शुरू हो गया कि ये शेयर अब डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो वहां उस शेयर को हम सेल आउट कर देंगे। सेम इसी तरीके से काम करते हैं हम लोग, शेयर्स को ढूंढते रहते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ही ये है कि जैसे ही उसमें स्विंग आ रहा है, अब ये अप ट्रेंड, मतलब अननेसेसरी मैं शेयर को होल्ड, एक तो तरीका ये है जो इन्वेस्टमेंट बोला जाता है फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट, कि हमने शेयर्स को रखा और अपने गोदाम में रख दिया, अपने डीमैट में परमानेंटली रख दिया। शेयर में रिटर्न आई मान लीजिए 15% की, 20% की। वो किस तरीके से है, साल भर में वो 5 बार ऊपर गया, 5 बार नीचे गया, स्विंग बनाता जा रहा है। बट अगर हम लोगों को समझदारी है तो हम जिस वक्त उसकी स्विंग अप ट्रेंड की शुरू हो रही है वहां एंटर होंगे, और वापस जब गया ऊपर वहां जाकर के सेल आउट कर दिया। तो जो हमने 5 स्विंग बने पूरे एक साल में, उन पांचों का बेनिफिट उठाया। और अगर हमने उसको अपने पास परमानेंटली होल्ड रखा तो केवल एक स्विंग, नॉर्मल स्विंग का फायदा उठा, कि पूरे साल में जो उसने करा वो अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। बट स्विंग ट्रेडिंग है कि जिस वक्त, जैसे हम झूला झूलते हैं ना, झूला जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम एंटर हुए, और झूला जब ऊपर से वापस नीचे को आ रहा है तो हमने उस शेयर को वहां पर बेच दिया। दैट इज कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग। और फोर्थ स्टाइल हमारी शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल जर्नली कभी भी होगी, या तो इंट्राडे फॉर्म में होगी या एफ एंड वाली फॉर्म में होगी। इसके अलावा हम कभी मार्केट में शॉर्ट सेल नहीं कर सकते। शॉर्ट सेल का मतलब होता है पहले जो शेयर हमारे पास नहीं है उस शेयर को एडवांस में बेच देना। शॉर्ट सेल का मतलब है जो शेयर्स हमारी डिलीवरी पोजीशन में नहीं है, हमारे डीमैट में नहीं है, उसकी हमने शॉर्ट सेल कर दी, या अपनी क्वांटिटी से ज्यादा सेल कर दिया। मेरे पास 100 शेयर है मेरे डीमैट में, बट मैंने 500 शेयर सेल कर दिए। शाम को मुझे या तो 400 शेयर खरीदने पड़ेंगे स्क्वायर ऑफ करने के लिए। और दूसरा इसी का तरीका होता है एफ एंड जो बोलते हैं फ्यूचर्स या ऑप्शंस में। अगर हमें कभी भी शॉर्ट सेल यूज करनी है, मींस हम स्टॉक पर बियरिश हैं, हमें यह पता है कि ये स्टॉक नीचे की तरफ जाने वाला है, हम बियरिश हैं, तो उस केस में हम लोग उस शेयर्स को थ्रू एफ एंड फ्यूचर और ऑप्शंस के थ्रू बेच सकते हैं। स्टॉक मार्केट एनालिसिस की अगर हम लोग बात करते हैं, स्टॉक मार्केट एनालिसिस में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस कर सकते हैं। प्राइस और ट्रेंड को देखा जाता है कि प्राइस क्या बोल रहा है और ट्रेंड क्या बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है। नेक्स्ट इज टेक्निकल, जो हम लोग बात करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, चार्ट को स्टडी करते हैं। थर्ड इज फंडामेंटल, और फोर्थ है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कि इस वक्त उस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या चल रही है, कैसी चल रही है। तो ये शेयर मार्केट के डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस हैं, मेथड्स हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं और अपने लिए मींस समुद्र में से मोती निकाल सकते हैं। जितना ज्यादा हम लोग इन चीजों को यूज करेंगे और इनके कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे तो हमारी कंफर्मेशन उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अगर हम फंडामेंटल के साथ टेक्निकल को मिला देते हैं तो दो एनालिसिस का रिजल्ट हमारे लिए एक सिंगल एनालिसिस से हमेशा बेटर होगा। इसी तरीके से हमने उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख ली, फंडामेंटल देख लिया, टेक्निकल देख लिया, प्राइस ट्रेंड देख लिया। अगर हम लोगों ने चारों को मिला दिया तो हमारा रिजल्ट और बेटर हो जाएगा, जो हमारे लॉस के चांसेस हैं या हमारी प्रिडिक्शंस कह लीजिए वो मच बेटर हो सकती है। टेक्निकल एनालिसिस जैसे हमने बातचीत की, ये हमारा चार्ट होता है, इस तरीके से चार्ट बनता रहता है। और इस चार्ट को देख करके देखिए, यहां से ऊपर से जब ऊपर से हम लोगों को प्रेशर आ रहा है कैंडल पर, ये कैंडल की पोजीशन होती है। कैंडल को समझाने के लिए मैं थोड़ा चार्ट को बड़ा कर रहा हूं सॉरी। ये इस तरीके से कैंडल्स बनती हैं। इन कैंडल्स को देख करके हम समझ सकते हैं कि अगर ये पूरी बॉडी बोली जाती है, जो इसका ब्रैकेट पार्ट है उसको बॉडी बोलते हैं, जो होल बॉडी है, और ऊपर और नीचे जो उनको विक बोलते हैं, उनकी पूंछें कह लीजिए, परछाई कह लीजिए, वो हमें बताती है शेयर कहां तक गया और शेयर कहां तक नीचे गया। और बॉडी जहां प्राइस ओपन हुआ और प्राइस क्लोज हुआ, ये इस तरीके से बॉडी बनती है। अब जैसे ये ब्लैक बॉडी बनी है बिल्कुल लास्ट में, जिस पर मेरा कर्सर मूव हो रहा है,
तो ये हमें बता रहा है कि ये शेयर इस दिन यहाँ फॉल करना शुरू कर गया। तो हमें जितनी जल्दी पॉसिबल हो ब्लैक, जब भी ग्रीन बॉडी या व्हाइट, पहले कलरफुल नहीं था तो पहले ब्लैक एंड व्हाइट दिखाते थे, आज की तारीख में जो स्क्रीन हम लोगों की है वो कलरफुल है, तो ग्रीन और रेड कैंडल्स बनते हैं। ग्रीन कैंडल का मतलब होता है कि प्राइस बढ़ा है और ऊपर जा रहा है, और अगर रेड कैंडल है तो रेड कैंडल का मतलब है कि डाउन जा रहा है। कई बार ब्लू और रेड भी होता है, ग्रीन और रेड भी हो सकते हैं। अब हम लोगों ने फंडामेंटल एनालिसिस की बात करी, तो फंडामेंटल एनालिसिस में हमें क्या क्या चीज देखनी है? कंपनी की सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट में अपनी कंपनी के बारे में, हम जिस भी कंपनी में इन्वेस्टेड है या जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके बारे में हमें सारी जानकारी मिल जाती है। मेन चीज है इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं जिसको हम लोग, और एक है बैलेंस शीट, और तीसरा जो अब हर कंपनी के लिए बनाना कंपलसरी हो गया। पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपलसरी नहीं था, आज की तारीख में आपको कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बात करेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस 3 स्टेटमेंट्स जरूर आपको चेक करने हैं। दैट इज इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, थर्ड इज बैलेंस शीट, एंड थर्ड इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो से हमें यह पता चलता है कि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी तो है, बट उसके पास फ्री कैश फ्लो कितना है, फ्यूचर में एक्सपेंशन कितना कर सकती है। जब हम इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो जीपी रेशो देखते थे हम लोग, नेट प्रॉफिट रेशो देख लेते थे, एबिडा देखते थे, इस तरीके से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रेशोज हैं जिनको चेक करके हम लोग करते हैं। जब हम लोग बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट से हम सॉल्वेंसी रेशोज चेक कर सकते हैं, करंट रेशो चेक कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट रेशोज को चेक करते हुए वैल्यूएशन रेशोज हमारे सामने होते हैं, उन सबको चेक करके हम डिसीजन ले सकते हैं। इसी तरीके से ऑडिटर्स रिपोर्ट या ऑडिटर्स लेटर, ऑडिटर्स रिपोर्ट में अगर उसने कोई नेगेटिव बात की हुई है तो उसे हमें कंसीडर करना है, उस चीज को पकड़ना है क्या कहना चाह रहा है। मैनेजमेंट कमेंट्री जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि मैनेजमेंट अपने कंपनी के बिजनेस के बारे में क्या सोच रहा है, फ्यूचर में उसे ग्रोथ किस रीजन से आने वाली है, किस नए प्रोडक्ट से आने वाली है। बहुत सारी चीजें हो सकती है उसमें, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो सकता है, कोई प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूएशन हो सकता है, कोई नया प्लांट इनॉग्रेट हो सकता है, कोई पुराना प्लांट डिस्क्लोज हो बंद हो सकता है। तो इन सारी चीजों को समझ करके हमें उसका मार्केट शेयर किस तरह जा रहा है, कंपनी का क्या करने वाली है कंपनी, वो मैनेजमेंट कमेंट्री से हमें पता चलता है, जिसको हम डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी बोलते हैं, जिसमें हमारी सारी चीजें कंपनी के बिजनेस के बारे में बताता है कंपनी कि हमारा एक्सपोर्ट रीजन इतना बढ़ रहा है, ये चीज इस तरीके से हो रही है, कोई उनको नोटिस मिला है कहीं से तो वो भी डिस्क्लोज करते हैं, कंटिजेंट लाइबिलिटीज भी हैं, उन सारी चीजों को डिस्क्लोज किया जाता है। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना है। चेयरमैन अपने कंपनी के बारे में चेयरमैन लेटर कह लो, चेयरमैन स्पीच कह लीजिए, कंपनी फिलोसफी और रिपोर्ट अबाउट बिजनेस ऑपरेशंस, ये सारी चीजों को देखते हुए जो उसकी एनुअल रिपोर्ट होती है उन सबको देखते हुए हम फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट एफएक्यू, जो क्वेश्चंस होते हैं कि ऑर्डर्स किस किस तरीके से प्लेस किए जा सकते हैं, ऑर्डरों के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। आप कभी भी ऑर्डर लगाएंगे मार्केट में तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स टाइप को हम लोग समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहला सिंपल ऑर्डर है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब यह है कि इस वक्त जिस वक्त आपका शेयर मार्केट में आपने ऑर्डर प्लेस किया, जो भी प्राइस होगा उस पर ट्रांजैक्शन हो जाएगा। मार्केट ऑर्डर का सिंपल सा मतलब यह है कि आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, जो भी मार्केट में प्राइस होगा आपके ऑर्डर पहुंचते वक्त उस प्राइस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाना है। नेक्स्ट तरीका है लिमिट ऑर्डर। हर सिस्टम में होता है, ये थोड़ा सा मैं जानकारी होनी चाहिए। लिमिट ऑर्डर क्या होता है? जो प्राइस मैं लिमिट कर रहा हूं उसी पर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगा। जैसे सपोज मैंने मार्केट ऑर्डर दिया और प्राइस 105 रुपए चल रहा था तो 105 पर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, चाहे मैं खरीदूं या बेचूं। अगर मैंने लिमिट ऑर्डर दिया तो लिमिट ऑर्डर का मतलब क्या है? मैंने सपोज 101 रुपए का प्राइस लगाया, बिड लगाई, तो जब तक प्राइस 101 रुपए नहीं आ जाएगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, उस प्राइस पर आने के लिए वेट करेगा, चाहे उसे पूरा दिन लग जाए। स्टॉप लॉस ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर में हम लोग अपने परचेज के साथ साथ स्टॉप लॉस भी लगा देते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है अगर किसी शेयर का प्राइस इस प्राइस से नीचे आ जाए तो मेरा ऑर्डर अपने आप वापस एग्जीक्यूट हो जाए, सेल भी हो जाए। सुबह मैंने 101 रुपए पर खरीद का रेट लगाया और 99 रुपए का स्टॉप लॉस फिट कर दिया अपने ऑर्डर में ही सेल का, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मेरा शेयर 101 से 105 110 रुपए की तरफ जाने वाला है, किसी ने सलाह दी है।
तो हमने 101 पे खरीद का रेट लगाया, साथ साथ स्टॉप लॉस और लगा दिया कि भाई अगर शेयर प्राइस घट करके 99 आ जाए, 100 रुपए से नीचे आ जाए, तो जो मैं शेयर खरीदूं वो बिक भी जाए। बट इस केस में पहले खरीद होगी फिर बेच होगी। नेक्स्ट तरीका है इसमें गुड टिल कैंसिल्ड ऑर्डर, जीटीडी बोलते हैं या जीसीओ बोलते हैं। गुड टिल कैंसिल्ड ऑर्डर का मतलब यह है कि ये ऑर्डर गुड है तब तक मेरा ऑर्डर वैलिड है। इसमें एक डेट डाली जाती है, वो डेट आप 2 दिन, 3 दिन, 3 महीने, साल भर कुछ भी डाल सकते हैं, मैक्सिमम 1 साल का पीरियड होता है। आपने आज ऑर्डर डाला कि मैं ये शेयर खरीदना चाहता हूं 100 रुपए पर, आज प्राइस 100 रुपए नहीं आया किसी वजह से, 5 दिन बाद 100 रुपए का ऑर्डर आया, तो वो 100 रुपए का 5 दिन बाद ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको डेली ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं होगी। गुड टिल कैंसिल्ड, या तो वो ऑर्डर गुड रहेगा या कैंसिल्ड हो जाएगा। जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो रहा गुड है वो, अदरवाइज कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से बोलते हैं, इसकी दूसरी टर्म और होती है, कुछ जगह पे बोला जाता है जीटीडी। ये ब्रोकर टू ब्रोकर जो उन्होंने प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिए हुए हैं उसमें अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं। कुछ जगह उसे जीटीसी बोलते हैं, कुछ जगह उसे जीटीडी बोलते हैं। जीटीडी का मतलब है गुड टू डेट। गुड टू डेट का मतलब यह है कि जिस डेट तक ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तब तक ये ऑर्डर वैलिड है, गुड है, और जैसे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑर्डर खत्म हो जाएगा। ठीक है। एक होता है एएमओ, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। मार्केट खत्म हो चुकी, 3:30 बजे मार्केट खत्म हो गया, 9:15 सुबह मार्केट खुली नहीं है, बट मैं एएमओ ऑर्डर लगाना चाहता हूं, तो मैं ऑर्डर उस तरीके से लगाऊंगा, मैं नॉर्मल ऑर्डर कभी नहीं लगा सकता। मैं ऑर्डर जब भी लगाऊंगा मार्केट आवर्स के बाद लगा रहे हैं अगर हम लोग ऑर्डर, तो उसको बोलते हैं एएमओ, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। एक और फॉर्म होती है आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, केवल मजाक के लिए, बट इसका मतलब होता है इमीडिएट और कैंसल्ड। आईओसी जो हमारी फॉर्म है ऑर्डर की उसको बोलते हैं इमीडिएट और कैंसल्ड। इमीडिएट का मतलब वो सीधा जाएगा मार्केट ऑर्डर पे, मार्केट जो भी प्लेस है उसी वक्त खरीद लेगा, वहां प्राइस की जरूरत नहीं होती, वो मार्केट भी काम करेगा। और अगर उस वक्त नहीं खरीदा जा रहा तो कैंसल्ड। आपने सपोज 104 रुपए पर बिड लगाई, आईओसी सीधा गया, वो सिस्टम में 104 रुपए का रेट नहीं मिला, कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा, खत्म। या तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा 104 रुपए पर, या कैंसिल, दो ही ऑप्शन है वहां पर। व्हाट आर दी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन स्टॉक मार्केट, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्या क्या ट्रांजेक्शन होते हैं। शेयर्स, सबसे ज्यादा जो ट्रांजेक्शन होता है वो शेयर्स का होता है। म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड में ईटीएफ बोलते हैं हम, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के आज की तारीख में फंड हो सकते हैं। ब्लू चिप फंड्स हो सकता है, गोल्ड फंड्स हो सकता है, आपके मार्केट शेयर्स के हिसाब से, मार्केट कैप के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स कंपनियों ने अपने अपने तरीके बना रखे हैं। तो वो म्यूचुअल फंड आज की तारीख में 90% सब लोग स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही डील करते हैं। बॉन्ड्स हो सकता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जो लोग डील करते हैं, सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स में, या कंपनियों के बॉन्ड्स में, वो बॉन्ड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। और जो हम लोगों ने एक बात की, डेरिवेटिव्स, एफ एंड ओ, फ्यूचर्स या ऑप्शंस, जिनमें फिजिकल कुछ नहीं होता, केवल और केवल पेपर वर्क होता है, और उस पेपर वर्क के हिसाब से फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, कि हमें फ्यूचर में उस शेयर के बारे में क्या उम्मीद है, उसके हिसाब से ट्रांजेक्शन चल जाता है। थैंक यू। आज के लिए आई थिंक इतना ही काफी है। किसी की कोई क्वेरी हो, कोई डिस्कशन हो, वी कैन ओपन फॉर दैट। चलिए, तो स्क्रीन हटा देते हैं, किसी के सब लोग अनम्यूट हैं, तो किसी की कोई अगर क्वेरी हो तो देख सकते हैं, तो फिर बाद में हमारे नैब साहब जो है थोड़ा एक्सप्लेन ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बताइए, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं सर ऑप्शंस ट्रेडिंग हम लोगों का, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे? जी जी मैं बता, ऑप्शंस ट्रेडिंग में गवर्नमेंट ने लॉट बनाए हुए हैं। अच्छा, हर कंपनी का मतलब, कुछ कंपनियां सेलेक्टेड हैं जिनमें ऑप्शंस ट्रेडिंग या फ्यूचर्स होते हैं, सारी कंपनियों के एफ एंड ओ नहीं होते, तो ये हमें समझने की जरूरत है। ठीक है। आज की तारीख में अगर हम एनएससी में बात करते हैं तो लगभग 2000 कंपनियां लिस्टेड हैं, और जिनमें एफ एंड ओ वाला ऑप्शन है वो केवल और केवल 200 कंपनियां हैं।
अच्छा जी। 200 कंपनी बड़ी बिग कंपनीज जिनको हमें कहना चाहिए, वो कंपनियां हैं जिनके मार्केट कैप बहुत अच्छे हैं, और हर कंपनी के लिए लॉट बनाया हुआ है। अच्छा जी। लॉट का मतलब ये है, आप इंडिविजुअल शेयर की बात नहीं कर रहे। लॉट में आपके 500 शेयर भी हो सकते हैं, 1000 शेयर भी हो सकते हैं, 5000 शेयर भी हो सकता है, 15 शेयर भी हो सकता है, 20 शेयर भी होते हैं। जी। जब भी आप एफ एंड में बात करेंगे तो लॉट वाइज बात करेंगे, शेयर नंबर ऑफ शेयर वाइज बात कभी नहीं होगी। ठीक। ठीक है। दूसरा, अब इसमें बातचीत किस तरीके से होती है, जो फ्यूचर्स अगर हम लोगों को पता हो, फ्यूचर्स पहले जैसे हम लोग खेती में बात करते थे, फ्यूचर्स ये जनरेट कहां से हुआ है वो मैं थोड़ा बेस बनाने की कोशिश करता हूँ। कोई एक किसान है, वो कोई फसल उगाने जा रहा है, हाँ जी। फसल तैयार होगी 3 महीने बाद। जी। आज किसी ने उससे तय कर लिया कि भाई तेरी ये फसल जितनी भी होगी, जो भी होगी, मैं इस रेट पर तुझसे खरीद लूंगा, ये मैं तुझे ठीक है। प्रीमियम दूं। अगर उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो गया और उस हिसाब से फसल हुई तो वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर उस हिसाब से नहीं हुई तो वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ फिजिकल डिलीवरी की बात नहीं हो रही है, फिजिकल डिलीवरी होनी है 3 महीने बाद। सेम इसी तरीके से आज की तारीख में जब हम अच्छा। फ्यूचर की बात करते हैं तो उसका एक टाइम फ्रेम निश्चित होता है। हर महीने का लास्ट थर्सडे हम लोग को कहना चाहिए, वो हम लोगों के लिए डिलीवरी की डेट है। और हमें जैसा भी फ्यूचर नजर अच्छा। आ रहा है कंपनी का शेयर्स को देखते हुए, उस हिसाब से हम एक लॉट, मीन्स जब वॉल्यूम में काम करना है तो नंबर ऑफ शेयर्स में हमें फिजिकल डिलीवरी लेनी है। यहां पर हमने एक लॉट उठा लिया, उस हिसाब से काम किया। उसका भी फर्दर प्योरीफाइड वर्जन है ऑप्शंस। ऑप्शंस दो तरीके के हो सकते हैं, कॉल ऑप्शंस बोलते हैं और पुट ऑप्शंस बोलते हैं। कॉल और पुट बोली जी। जाती हैं। ठीक है। कॉल और पुट में किस तरीके से होता है कि कॉल जर्नली हम लोग जब कहते हैं कि भाई हमारे दोनों तरीके की मार्केट सोची जा सकती है, मार्केट में दो ही ट्रेंड होंगे, जर्नली 3 ट्रेंड बोले जाते हैं। एक अप ट्रेंड होगा, एक डाउन ट्रेंड होगा, एक साइडवेज होगा। अप ट्रेंड का मतलब होता है शेयर मार्केट हमारे हिसाब से, या वो पर्टिकुलर शेयर ऊपर की तरफ जाने वाला है, जब हम कहते हैं हम बुलिश हैं उस शेयर पर। अगर वो शेयर जी। नीचे की तरफ जाने वाला है, डाउन ट्रेंड में है, तो हम कहेंगे ये शेयर बियरिश होने वाला है। और अगर साइडवेज मीन एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही अंदर घूम रहा है, तो उस चीज को बोल देते हैं, टर्म को हम लोग साइडवेज। जी। के बेसिस पर हम लोग ऑप्शंस में डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम्म। और उसी हिसाब से ऑप्शंस में हम कॉल और पुट को यूज करते हैं। हम्म। पुलिस के वक्त भी कॉल यूज करी जा सकती है, और बियरिश के वक्त भी। एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं कि सपोज कोई शेयर आज की तारीख में 100 रुपए का है। हाँ जी। मेरे हिसाब से 1 महीने बाद वो 125 रुपए का होने की उम्मीद है, जी। तो मैं उस शेयर पर हो गया बुलिश। एक तो ये टर्म समझिए। ठीक। जब हमने टर्म की बात की कि जी हम बुलिश हैं, तो अब बुलिश होने का मतलब क्या है कि भाई हमने एक सामने वाले को प्रीमियम दिया। जी। ठीक है। और उससे कह दिया कि भाई ये शेयर, उसने हमें तय कर दिया कि भाई ये शेयर अगर 125 रुपए का होगा तो मैं आपको दे दूंगा। एक सेलर होता है, एक परचेजर होता है, क्योंकि मार्केट का मतलब ही है कि एक सेलर होना और एक परचेजर होना, बिना उसके मार्केट कभी नहीं होगी। तो जो हमारा कॉल सेलर है, उसको हमने 5 रुपए दे दिए एज एडवांस, एज ए प्रीमियम। अब शेयर का प्राइस कुछ भी हो, फ्यूचर में 130 हो, 135 हो, बट हमारा प्राइस तय हो गया आज की तारीख में उससे 125 रुपए। ठीक है। तो दोबारा बात करते हैं कि हम लोगों ने एक आदमी को, सेलर को 5 रुपए एज ए प्रीमियम दिए, और हमारे हिसाब से शेयर का प्राइस जाना है सपोज 125 रुपए से ऊपर। 125 रुपए जी। कट ऑफ पर हमने तय कर लिया। अब अगर बाई चांस 125 रुपए से कम प्राइस रह जाता है, तो मेरा 5 रुपए का नुकसान हो गया, 5 रुपए खत्म हो गए। अच्छा। और कल को अगर वो शेयर का प्राइस 135 रुपए है, तो हम्म। मैं सामने वाले से वो शेयर 125 रुपए के हिसाब से खरीद लूंगा, और मेरा 10 रुपए का फायदा हो रहा है। दोनों की नेचर के हिसाब से समझ लीजिए। एक को हमने प्रीमियम दिया, वो सेलर हो गया हमारे लिए, और हम हम्म। परचेजर हो गए। मेरा फायदा क्या होगा, मैंने उसे एक तरीके से टोकन मनी दे दिया एडवांस में, और उसके हिसाब से तय कर लिया, कभी अगर कल को 135 रुपए हुआ तो मैं तुझसे 125 में ही खरीदूंगा, क्योंकि हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। मैं हम्म। तुझे किराया दे रहा हूँ, प्रीमियम दे रहा हूँ एडवांस में। हाँ जी। तरीके से पूरा ट्रांजेक्शन रिवर्सल में दोनों तरफ चलता है। पुट सेलर भी होगा और पुट बायर भी होगा, इसी तरीके से कॉल सेलर भी होगा, कॉल बायर भी होगा।
यहाँ पर पर्टिकुलर लॉट के हिसाब से होता है और प्रीमियम सेलर को दिया जाता है। सेलर को हमेशा इनकम मिलती है और जो बायर हैं वो हमेशा एक तरीके से प्रीमियम एडवांस में पे करते हैं, और उसके बेसिस पर जो भी डिसीजंस होते हैं, अगर बाई चांस शेयर का प्राइस 125 रुपए से कम रह जाता है तो जो मैंने 5 रुपए प्रीमियम दिया वो उसकी इनकम हो गई और मेरे लॉस हो गया। जी। ये इसका तरीका। तो भाई साहब ये गुड टू बिड जो डे बताया, गुड टू डे, ये जी मतलब सुबह जब हम ऑर्डर बुक करते हैं सब बिड लगाते हैं हम, उसको बोलना हाँ जी, पड़ेगा तो सो दैट कंटिन्यू रहे, उसको डेट बतानी पड़ेगी। क्योंकि नहीं तो कई बार बिड किया और शाम को हो ही नहीं, वो खत्म हो गई, उसी दिन खत्म हो गया वो। मैंने बताया ना सर, हर एक सिस्टम में अगर आप सिस्टम को देखेंगे तो सिस्टम में ऑप्शंस होते हैं अलग अलग। हमें थोड़ा सा एडवांस सिस्टम लिखा हुआ है कहीं पर कल कुछ, पूछ पूछ लूंगा, अगली बार उससे पूछ लूंगा। तो ठीक। उसको वहां ओपन करना पड़ेगा और आप हाँ, उसमें 1 साल तक की डेट डाल सकते हैं। नहीं ये तो बहुत ही बढ़िया, ये मैं इतने सालों से डील कर रहा हूँ, ये मुझे पता नहीं था। गुड टू डे हाँ, भी है, गुड अच्छा। टू डे ये या तो गुड बहुत टू अच्छा है। कैंसिल, मतलब ये दोनों का पर्पज एक ही है कि आप एक हाँ, डेट फ्रीज कर दें। क्योंकि मैं आज से 200 है, मैं 200 पे 220 है, 200 के खरीदना चाहता हूँ। तो जी, अब रोज रोज कई बार देखा भी नहीं जाता भी हाँ आज 200 हुआ, उस दिन बिजी रहे। इसीलिए जानकारी दे रहा हूँ सर आपको कि नहीं जब भी बहुत हम अच्छा इस ये, तरीके कोई भी बहुत डेट बढ़िया, फ्रीज कर बहुत देंगे, एक बहुत, महीने क्योंकि की, दो मैं महीने तो की मैक्सिमम डेट जो होती है वो 1 साल की होती है। जैसे मैं तो 52 भी लोग पे खरीदता हूँ, उससे नीचे जितना जाए तो बिट्टू डे डे आप कर देंगे, होता रहेगा, आपको खरीदता ये जाएगा। लिमिट ऑर्डर की पोजीशन हो गई, आप डेट फ्रीज कर दीजिए, उस दिन तक वो ऑर्डर आपका कंटिन्यू रहेगा। बट ये बस आपको ठीक, ध्यान रखना उस दिन पैसे होने चाहिए। वो पैसे ये तो आप, होते होता है। नहीं नहीं, हाँ मैं वो सिंपल तो, एक बात बताऊं, डीमैट में हाँ अगर पैसे नहीं हुए तो वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट नहीं हाँ होगा। हाँ, वो तो क्लियर है, वो क्लियर, वो अब ये क्लियर। हमेशा, क्योंकि खरीद का मतलब ये है कि भाई वहां पैसे होंगे तो हाँ ये हमारा हाँ, माल खरीदा जाएगा, अदरवाइज नहीं वो तो खरीदा जाएगा। ठीक, वो तो वैसे ही बता देते हैं भी अब बैलेंस नहीं, नहीं है, बहुत बता। बहुत बार हमने लगा के तो छोड़ दी, बट ट्रांजेक्शन और करते रहे और अनफॉर्चुनेटली उस दिन पैसे नहीं हुए, जिस ठीक दिन ठीक एग्जीक्यूट ठीक, होना तो वो ठीक खत्म ठीक हो ठीक, जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत चलिए नेक्स्ट जी। क्वेश्चन आप पूछ लो। स्विंग बताइए जरा, ये बताइए जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इसका थोड़ा सा बताइएगा। और ये बीएससी और एनएससी में जो शेयर्स सिलेक्ट किए जाते हैं, जिनके रेट्स आते रहते हैं, इसका क्या बेसिस होता है? बीएससी में कितने शेयर, जैसे 50 शेयर आ रहे हैं या एनएससी में आ रहे हैं, तो शेयर्स कौन से उसमें दिखाए जाएंगे, इसका सिलेक्शन? क्योंकि मैंने कई बार देखा वो चेंज होते रहते हैं, मैं बता देता शेयर हूँ। थोड़ी देर में आया, थोड़ी देर में गायब हो जाता है उसमें से। नहीं नहीं नहीं, मैं बता देता हूँ। जैसे जो हमारा एनएससी है, एनएससी है 50 शेयर्स का ग्रुप। जब भी हम लोग एनएससी की बात करते हैं तो जो हमारी एनएससी की मेन 50 कंपनीज हैं, टॉप 50 कंपनीज कह लें हम उसको और लेमन लैंग्वेज में, उनके ग्रुप का वो इंडेक्सेशन होता है और हर एक शेयर्स का एक वेटेज होता है। जब भी अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो हर ग्रुप का है या हर शेयर का एक वेटेज दिया हुआ, और उस शेयर के प्राइस में जितना फ्लक्चुएट होता रहता है उसी हिसाब से हमारा शेयर का जो इंडेक्स है, एनएससी इंडेक्स, वो अपडेट होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। ये पैटर्न है। टॉप 50 कंपनीज एनएससी में है। जब हम बीएससी की बात करते हैं, बीएससी सेंसेक्स की, तो टॉप 30 कंपनीज है वहां पर। और इसमें कोशिश ये रहती है स्टॉक एक्सचेंजेस की कि हर कंपनी का, हर तरीके का बिजनेस ग्रुप उसमें आ जाए। नहीं, टॉप दिन 50 में में, ही कई बार चलते चलते ना उसमें एक शेयर गायब हो जाएगा। नहीं रेट भाई अभी साहब, दिखा, जनरली नहीं होगा। उसके लिए मंथ एंड पर वो नई स्कीम निकालते हैं, कभी ये शेयर मंथ इस एंड इंडेक्स में से बाहर मैंने करना भी है। देखा। देखिए मैं आपको एक पर्टिकुलर शेयर का बताता हूँ, सीडीएसएल वाला जो है, जी उसका जी, मैं देखता रहता हूँ। एक बार पट्टी घूमेगी, ए टू जेड उसमें दिख जाएगा, अगली बार भाई साहब वो नहीं, देखो वो तो नहीं, नहीं दिखेगा। वो तो आप वो तो आप किसी ना किसी स्क्रीन पर देख रहे हैं किसी की। अगर आप अपनी टेबल पर लगा लेंगे तो वो हमेशा नजर आएगा। जो आप कहना चाह रहे हैं, कई बार इस तरीके से होता है कि बहुत सारी टीवी बार एक चैनल पे शेयर ही देखते हैं बहुत, जैसे नहीं नहीं, वो तो भाई टीवी साहब पे। वो स्क्रॉल हो रहा है, वो जबरदस्ती वाली कहानी है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो स्क्रॉल से आपका कोई कंसर्न नहीं है। जनरली होता है क्या है कि जब कोई शेयर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाता है तो उस दिन उसकी ट्रेडिंग रोक दी जाती है। अगर आपको जैसे हाँ स्टॉप लॉस लग गया या बहुत ज्यादा प्राइस ऊपर हो गया, अपर सर्किट लग गया या लोअर सर्किट अपर लग गया, सर्किट या लोअर सर्किट लग जाता है। उसमें पब्लिक ना फंस जाए किसी भी वजह से, हम्म। तो उस दिन स्टॉक एक्सचेंजेस उसका मार्केट कुछ टाइम के लिए रोक देते हैं, तो वो बात तो अलग है। अदरवाइज जनरली ऐसा कभी नहीं होगा कोई शेयर स्टॉक एक्सचेंज से एकदम गायब हो जाए। दूसरा, जब हमारा नॉर्मल शेयर होता है और एक बी शेयर होता है, कैटेगरीज बनाई हुई हैं स्टॉक एक्सचेंजेस ने। बड़े शेयर्स जनरली हमारे नॉर्मल शेयर्स कहलाते हैं,
बीई वाले वो शेयर होते हैं जिनकी हर हालत में हमें डिलीवरी छोड़नी है या डिलीवरी, उसमें इंट्राडे में कभी काम नहीं होगा। आप जब देखेंगे किसी भी स्टॉक एक्सचेंज या स्क्रीन पर देखेंगे तो हमारे शेयर्स के साथ में ईक्यू वर्ड लिखा हुआ होगा या बीई लिखा हुआ होगा। तो उस चीज को हमें ध्यान में रखना है। ईक्यू है तो वो नॉर्मल शेयर है। एक टर्म होती है एसएम। आजकल एसएमई मार्केट जो चलने लगा है उसके हिसाब से अगर हम कोई शेयर खरीद रहे हैं तो वहां एसएम लिखा हुआ होगा। तो जब हम लोग बातचीत करते हैं कि लगभग 2000 कंपनी एनएससी पर हैं, तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं जो ईक्यू वाले शेयर हैं। जनरली हम लोग जब भी ट्रेडिंग करें उन्हीं में शेयर में करें। पी वालों से बचने की कोशिश करें, एसएम वालों से बचने की कोशिश करें। यस होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए। तो ये इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स अलग अलग, इसके मतलब एक जैसे सरनेम लगाते हैं ना हम लोग, श्री, किसी के नाम के साथ हम लोगों ने सरनेम लगाया श्री, तो वो हमें आइडेंटिफाई कर रहा है कि हम किससे बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके से शेयर मार्केट में हर शेयर के पहले एक डिनोटेशन लगाया हुआ है, ईक्यू लगाया हुआ है, एचएम लगाया हुआ है, जीएस लगाया हुआ है, वो कुछ भी हो सकता है। तो वो हर चीज को डिनोट करता है। जीएस का मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ईक्यू का मतलब नॉर्मल शेयर है। जब हम बीई बात कर रहे हैं तो वो हमारा लिए इंट्राडे के लिए नहीं है, वो उसमें डिलीवरी उठानी ही पड़ेगी या बेचनी ही पड़ेगी आपको। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि किसकी क्या पोजीशन है, कैसे है। एक बार मैंने पूछा था स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, इसका क्या बेसिस होता है? जनरली 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जिनकी कंपनियों का मार्केट कैप है। अब ये मार्केट कैप आया वर्ड कहां से? किसी कंपनी के कुल मिला के कितने शेयर हैं और जो उसके आज के शेयर का रेट है उनको मल्टीप्लाई कर दें हम आपस में, तो टोटल हमारे सामने एक वैल्यू तैयार हो जाएगी। सपोज मैं आज बात करूं कि रिलायंस के 10 लाख शेयर मार्केट में हैं और रिलायंस के शेयर का रेट 1000 रुपये चल रहा है, तो 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1000, दिस कैलकुलेटेड वैल्यू विल बी कॉल्ड मार्केट कैप। ठीक है, तो इस टर्म को हम बोलेंगे मार्केट कैप। और मार्केट कैप के बाद टर्म आती है लार्ज, मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ठीक है, 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की जितनी कंपनियां होती हैं जनरली उनको एक लेमन लैंग्वेज में लार्ज कैप माना जाता है, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, बट फिर भी हम लोग बोल सकते हैं। ब्लू चिप कंपनीज बोलते हैं उनको दूसरे टर्म में, लार्ज कैप बोल सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग 25,000 करोड़ रुपए से नीचे की कंपनियों को है तो मिड कैप बोल देंगे, 1 लाख से नीचे और 25,000 तक वाली। एक मैं ये जर्नल बोल रहा हूँ समझने के लिए। 1 लाख करोड़ से कम मार्केट कैप है बट 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मार्केट कैप है, तो हमारे लिए मिड कैप हो गई। और 25,000 करोड़ रुपए से कम की कंपनी है कोई, तो हम उसको स्मॉल कैप मान सकते हैं। ये फिर इसमें इशू आप इशू कैपिटल पहले खाली 3 टर्म यूज होती थी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब क्योंकि हमारी कंपनियां बहुत सारी हो गई हैं और ज्यादा हो गई हैं, तो इसके नीचे भी माइक्रो कैप भी आ गई है, मीडियम कैप भी आ गई है, तो वो टर्म उसी तरीके से हमें समझ सकते हैं। ये फ्लेक्सी कैप भी? फ्लेक्सी कैप भाई सब जर्नली होता है ये जब हम लोग किसी इसके म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, तो फ्लेक्सी कैप का मतलब है वो सब तरीके के शेयर्स में काम कर रहा है। फ्लेक्सी कैप कोई मार्केट की टर्म नहीं है, केवल जब हम म्यूचुअल फंड के थ्रू खरीदना चाह रहे हैं तो वो बताता है कि भाई मेरा जो म्यूचुअल फंड है दैट इज फ्लेक्सी कैप फंड। मतलब उसमें लार्ज भी है, मीडियम भी, दोनों, तो तीनों? वो अपने फंड को लार्ज कैप में भी लगाएगा, मिड कैप में भी लगाएगा, स्मॉल कैप में भी लगाएगा। अगर किसी म्यूचुअल फंड ने ये बोला कि जी मैं लार्ज कैप फंड वाला हूं या ब्लू चिप कंपनी वाला हूं, तो 90% पैसा अपना ब्लू चिप कंपनी या म्यूचुअल लार्ज कैप में ही लगाएगा। अच्छा, किसी ने बोला मैं मिड कैप वाला हूं, तो वो अपना 90% पैसा मिड कैप में लगाएगा और बाकी 10% ऊपर वाली और नीचे वालियों में लगा देगा। बट जहां जिसने बोला मैं फ्लेक्सी कैप हूं, तो उसको ऑप्शन है, वो अपना फंड तीनों चारों जगह लोकेट कर सकता है। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड में गोल्ड कैप वाले आते हैं, वो खाली गोल्ड के लिए बना रहे हैं। आजकल इंफ्रा फंड भी आ गए हैं, इट मीन्स वो केवल और केवल इंफ्रा कंपनीज में ही लगाएंगे। तो हम कुछ भी समझ सकते हैं कि जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात हो रही है वो म्यूचुअल फंड अपना पैसा आपसे इकट्ठा करके, मीन्स हम लोगों से इकट्ठा करके उस तरीके की कंपनियों में लगाएगा।
मान लीजिए किसी ने अपने म्यूचुअल फंड का नाम रखा रेलवे कैप फंड, तो इट मीन्स वो रेलवे की कंपनियों में जाके पैसा लगाए, समझने के लिए जो सिंपल अगर हम लोग बात करें। कोई बहुत सारे कहते हैं जी बैंकिंग फंड या बैंक एक्स, तो वो केवल और केवल बैंक वाली कंपनियों में ही लगाएगा, बैंकों में पैसा लगाएगा। ये हम लोग जर्नल इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। ये स्विंग ट्रेडिंग जो है, जी स्विंग ट्रेडिंग या स्कैल्प ट्रेडिंग आपने बताया, क्या जी जी। ये हम लोग साधारण मतलब जो रोज नहीं देख पाएंगे तो उसके लिए सेफ होता है क्या? जनरली भाई साहब स्कैल्प ट्रेडिंग तो हम और आप जैसों के लिए है ही नहीं। नहीं। स्कैल्प ट्रेडिंग उन लोगों के लिए है जिनके पास करोड़ों से ऊपर की बात है। अच्छा। वो एक साथ शेयर खरीदता है और 5 पैसे 10 पैसे के गैप पे अल्टी पल्टी कर देता है। आप चौधरी जी साहब को अंडर एस्टिमेट मत करिए। नहीं नहीं, मैं वो नहीं कर रहा सर। देव ऋषि जी के लिए ठीक है। देव ऋषि जी के लिए। मतलब आपको वो स्क्रीन के सामने बैठ के समझना है, वो 5 पैसे 10 पैसे पे गेम कर रहे हैं और सीधा 1 लाख शेयर 2 लाख शेयर 10 लाख शेयर खरीदे उसने। अच्छा। वॉल्यूम गेम है बेसिकली वहां। नहीं, और जो स्विंग स्विंग ट्रेडिंग है, स्विंग स्विंग ट्रेडिंग भाई ट्रेडिंग। साहब उनके लिए है जो स्क्रीन का चार्ट देख करके समझ सकते हैं कि कब इसका लोअर आ गया, अब ये कहां से अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। जैसे ही अप ट्रेंड होता है, जैसे झूले में हमारा झूला ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ झूलता है ना, तो हम इसी तरीके से ध्यान रखते हैं। अपने मान लीजिए आपने 50 शेयर सेलेक्ट कर लिए अपने लिए, इसका उसको उस मतलब तरीके उसको से बार बार हमेशा देखते रहना है बस। चार्ट चार्ट को देखना है और समझना है। आपने पहले फंडामेंटली देखा शेयर को और आपने 10 शेयर या 20 शेयर अपने लिए ढूंढ लिए कि भाई मुझे तो केवल इन 20 शेयर में काम करना है। अब वो 20 शेयर कभी भी एक ही डायरेक्शन में नहीं चलते हैं, वो अप ट्रेंड में भी जाएंगे, डाउन ट्रेंड में भी जाएंगे, साइडवेज में भी जाएंगे। तो ओहो। आपने उन 20 शेयरों को देखते हुए ये ध्यान रखना है कि कौन सा शेयर कब डाउन ट्रेंड से अब अप ट्रेंड की तरफ चल रहा है। नहीं और जैसे ही अप ट्रेंड में चला अपनी एक कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, नहीं ऐसा मैं कैपेसिटी बोल रहा हूँ, अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, हम तो देखते ही नहीं है, महीनों बीत जाते हैं देखते ही नहीं है। और उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम अपने नंबर ऑफ शेयर्स खरीद सकते हैं। और जब भी शेयर खरीदें, जैसे मैंने बताया, कभी भी अपना पूरा पैसा एक साथ मत लगाइए। ये एक नियम बना लीजिए, कभी भी कोई भी पैसा लगाना है एक सिंगल शॉट में, एक सिंगल कंपनी में कभी भी मत लगाइएगा। आज की तारीख में जैसे हम लोग मार्केट देख रहे हैं, लगभग बॉटम आउट होने वाली है, बॉटम पर है मेरे हिसाब से। मतलब डाउन भी जा सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बट बॉटम पर है। आप अपना 20% पैसा आज की तारीख में इन्वेस्ट कर दीजिए जिन जिन शेयर्स को आप खरीदना चाहते हैं, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। लगभग 15 दिन बाद दोबारा मार्केट को देखिए, मार्केट या तो यहां से थोड़ा ऊपर जा चुकी होगी या थोड़ा नीचे जा चुकी होगी, दो ही पोजीशन बनेगी। अगर आपके शेयर ऊपर की तरफ को जा रहे हैं तो फिर उसमें थोड़ा सा और ले लीजिए, और नीचे की तरफ को जा रहा है और आपको उस शेयर पर विश्वास है तो भी थोड़ा और ले लीजिए। वो दोनों तरफ आपके लिए फायदेमंद है। फिर 20% एलोकेट फंड कर दीजिए। फिर लगभग 15 से 20 दिन बाद या महीने भर बाद फिर दोबारा मार्केट को देखिए, और उस हिसाब से अपना 20-20% पैसा करके 5 बार में 3 महीने में एलोकेट कर सकते हैं। ये जो 3 शेयर आज आपने बताया था वो तीनों जी अच्छे जी, हैं? नहीं वो कोशिश तो सर वही है। अरे उससे अभी के अपने ग्रुप में जो हम लोग रिकमेंड करते हैं, क्योंकि कुछ जगह सेबी की गाइडलाइंस होती है ना कि जो इसको रिकमेंड नहीं कर सकते। सर ये जैसे ये एनएससी और बीएससी में, जैसे हमने शेयर परचेज किया एनएससी में, तो क्या मैं बीएससी में भेज सकता हूँ क्या? नहीं भाई सर, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब बिक जाते हैं वो, उसमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जर्नली जो भी ब्रोकर है ना वो हर स्टॉक एक्सचेंज में है, तो अच्छा उसमें कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, परेशानी नहीं है। बट उस पर हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। 2 पैसे 3 पैसे का गैप होता है। मान लीजिए आपने एनएससी में कोई शेयर का रेट देखा और बीएससी में किसी शेयर का रेट देखा, तो 2-3 पैसे का गैप हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा गैप नहीं होता, बिल्कुल भी। और बहुत सारे लोग तो इसमें भी काम करते हैं, जो आपने क्वेरी रेज की है, बहुत सारे लोग बड़े ब्रोकर इसमें भी काम करते हैं। वो जहां सस्ता होता है वहां से उठाते हैं और जहां महंगा होता है वहां बेच देते हैं। लोग बाग ये भी काम करते हैं, बट वो करते हैं बड़े वाले हाथी लेवल पर। हम जैसे आम पब्लिक के लिए वो अननेसेसरी हेडेक और टेंशन को रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक आपने बताया जैसे एनुअल रिपोर्ट देखनी चाहिए, तो वो हम कैसे देखेंगे एनुअल रिपोर्ट, कहाँ जाके देखेंगे? स्टॉक एक्सचेंज पर जब हम लोग देखते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज के डाटा पर हमें हर चीज अवेलेबल होती है। आपकी जानकारी के लिए मैं स्क्रीन वापस से शेयर कर रहा हूं अपनी, और एनएससी की स्क्रीन ओपन करता हूं। ठीक।
कंपनी हर क्वार्टर में पेपर में देती है एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट रिजल्ट डिक्लेयर करती है ना उसमें। अच्छा ये ऐसे मैं एनएससी की स्क्रीन खोल रहा हूँ सामने। ठीक है। तो एनएससी की स्क्रीन लगभग हमारी इस तरीके से खुलेगी सामने जो नजर आ रही है। हम्म जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक डाटा मिलेगा हमें, हम्म प्रिंट आउट होती है, क्वार्टर पे प्रिंट भी होती है, सब जगह डोमेन में होती है, हम्म बट जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक होती है वो हमेशा हमारी ये वाला डाटा होता है जो स्टॉक एक्सचेंज पर फाइल करा जाता है। अब मान लीजिए सपोज हमने रिलायंस को, यहाँ पर सर्च कंपनी है, वहां पर रिलायंस लिख दिया, हम्म, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज हमारे सामने आ जाएगी। ओके, मैं रिलायंस की स्क्रीन पर गया। हम्म, अब सामने स्क्रीन पर जो भी कुछ है वो केवल और केवल रिलायंस का डाटा है कि इसका रिलायंस का आज की तारीख में क्या प्राइस चल रहा है। जहां मेरा कर्सर उनको देखते रहिएगा, बाकी क्योंकि जर्नल टर्म है उसमें बहुत ज्यादा प्रीवियस क्लोज किस रेट पर हुआ, जब प्राइस मार्केट खुली तो किस प्राइस पर ओपन हुई, वो OHLC हम लोगों ने बात करते हैं, ओपन हाई लो क्लोज बात करते हैं, तो ये नजर आते हैं। और वीवैप मीन्स ओवरऑल उसका वेटेड एवरेज प्राइस क्या चला है पूरे शेयर्स का, तो ये हमें दिखाई दिया। जो मैं सीरीज की बात कर रहा था, देखिए यहाँ पर जहां पर मेरा कर्सर है वो नजर आ रहा है सीरीज EQ है, तो हमें यहां से ये पता चल जाता है कि ये नॉर्मल शेयर है, BE वाला शेयर है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाला है, या SME वाला शेयर है। हम्म, ये सीरीज पर मेरा EQ नजर आ रहा है। हम्म, इस तरीके से पूरे दिन में क्या ट्रेड इंफॉर्मेशन हुई है वो हमें नजर आ जाती है। प्राइस इंफॉर्मेशन 52 वीक का हाई लो अगर हमें देखना है, सिक्योरिटीज का स्टेटस अगर हमें चेक करना है, इसकी बेसिक इंडस्ट्री क्या है, रिलायंस की आज भी बोली जाती है रिफाइनरीज मेजर बिजनेस है, तो रिफाइनरीज यहाँ पर नजर आ रहा है। किस ग्रुप का पार्ट है, निफ्टी 50 का पार्ट है। हम्म, पी रेशो क्या चल रहा है इस शेयर का, वो यहाँ नजर आ रहा है। किस दिन लिस्ट हुई थी वो ये नजर आ रहा है, 29 नवंबर 1995 को कंपनी लिस्ट हुई थी, आज भी लिस्टेड है, और ट्रेडिंग स्टेटस की बात कर रहे हैं तो एक्टिव है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, नीचे डैशबोर्ड और अनाउंसमेंट नजर आ रहे हैं, ये पूरा डैशबोर्ड है, हम्म, ये अनाउंसमेंट्स हैं, ये कॉर्पोरेट एक्शंस हैं, कब उसने बोनस इशू किया है, कब बोर्ड मीटिंग, अगर हमें बोर्ड मीटिंग की डिटेल देखनी है तो बोर्ड मीटिंग से देख सकते हैं। अब जैसे हम लोगों ने एनुअल रिपोर्ट देखनी है, तो ये मैं एनुअल रिपोर्ट्स पे गया, हम्म, ये सामने एनुअल रिपोर्ट्स नजर आने लगी मुझे। यहां से डाउनलोड कीजिए, जितनी हमें समझदारी हो उस हिसाब से हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपके सारी एनुअल रिपोर्ट्स जैसे 2024 की, 23 की, ये नजर आ रही हैं। किसी और कंपनी की किसी को देखनी हो, समझनी हो, तो मैं एक डेमो दोबारा कर सकता हूँ, कहाँ क्या है। नहीं कहाँ दिखाई दे रही है एनुअल रिपोर्ट, तो दिखाई दे रही है। ये भाई सर एनुअल रिपोर्ट्स का कॉलम था, मैंने यहाँ डैशबोर्ड में नीचे एनुअल रिपोर्ट्स पर क्लिक किया तो ये स्क्रीन सामने इस तरीके से खुल गई। ये 2024 की है, ये PDF फॉर्म में, इसको क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगी आपके पास। जहां पर मेरा कर्सर है ये 23 की, ये 22 की। आप सब दिखाई दे रहा है कर सके आपको इनको ये देखो। ये ये कर्सर मूव हो रहा है, हाँ वो रहा है। नहीं ये सर, मेरा कर्सर हिल रहा है। स्क्रीन में नहीं आ रहा जी है। आप खुद देख रहे हैं, हमको तो रिलायंस भी नहीं दिख रहा है इसमें, कुछ शेयरिंग में गड़बड़ है सर। हमारे पास जो शुरू में चार्ट आया NSE का सिर्फ वही स्टिल हो गया है। वही वही एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर, मैं दोबारा कर रहा हूँ, हाँ एक मिनट दोबारा। दोबारा कर रहा हम्म, साइट का नाम बता दीजिए बस, हूँ, उससे एक मिनट देख कर रहा हूँ सर, 1 मिनट का टाइम दीजिए। नहीं मैंने क्या आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है सर? हाँ, अब आया। अब आई, अब आना अच्छा, चाहिए। ये NSE की साइट अब नजर आ रही है, हाँ अच्छा जी, हाँ जी, हाँ अब आई अब। अब नजर आ रही है सर सबको? अब आ हाँ गई। जी। ठीक है जी, ये पूरा NSE की स्क्रीन पर NSE का डाटा नजर आ रहा है। ओके। अच्छा, NSE का ये चार्ट वेबसाइट नजर आता है हमें, NSE में आज चार्ट ने क्या मूवमेंट किया, किस तरीके से किया। अब हम रिलायंस की बात करने जा रहे हैं। हम्म मैंने एक जगह में रिलायंस लिख रहा हूँ, वो नजर आ रहा है,
हाँ हाँ आ गया जी। आ गया अब ये आ हमारा गया। सर्च बार है, तो नीचे रिलायंस इंडस्ट्रीज नजर आ गया, ये और इसके अलग अलग रिलायंस की कैपिटल, जो रिलायंस की और कंपनियां जो उनके भी नाम आ रहे हैं। ओके ओके हम रिलायंस इंडस्ट्रीज पर गए, रिलायंस को क्लिक कर दिया, ओके तो ये सामने स्क्रीन पर रिलायंस का डाटा आना शुरू हो गया। यहाँ से पे करंट प्राइस कितना चल रहा है, प्रीवियस क्लोज क्या है, OHLC ओपन हाई लो क्लोज प्राइस क्या है, ये सब नजर आ रहा है। जो हम लोग बात कर रहे थे EQ, ये यहाँ नजर आ रहा है, सीरीज कौन सी है इसकी। हम्म SM होगा तो वो SME वाला शेयर होगा, GS होगा तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगा, म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, ETF भी हो सकता है, बहुत सारे इस तरीके से नाम हो सकते हैं। हम्म यहाँ पर ट्रेड इंफॉर्मेशन है, कुल मिला के कितना वॉल्यूम उस दिन काम हुआ है, पिछले दिन का, या जिस भी दिन हम देख रहे हैं उस दिन तक का डाटा हो सकता है। क्या फेस वैल्यू है एक शेयर की, इम्पैक्ट कॉस्ट क्या है, फ्री फ्लोट क्या है, टोटल मार्केट कैप क्या है। जैसे सर आप पूछ रहे थे मार्केट कैप कैसे है, तो रिलायंस का मार्केट कैप लगभग 16 लाख करोड़ का है। हम लोग कह रहे हैं 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर वाली कंपनी हमारी लार्ज कैप है, तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है इस कंपनी का मार्केट कैप 16 लाख करोड़ का, लगभग 17 लाख करोड़ का नजर आ रहा है सबको। जी। तो ये हम लोगों ने यहाँ से चेक किया, 52 वीक प्राइस हाई लो क्या हुआ है इसका, वो हमें यहाँ नजर आ रहा है कि ये 1608 रुपये 80 पैसे तक 52 वीक हाई बनाया है। किस तारीख को बनाया, 52 वीक लो इसने कब बनाया है, आज का अपर और लोअर बैंड क्या है, जो इसका सर्किट है आज के लिए वो कितना है, डेली वॉलेटिलिटी कितनी चल रही है, एनुअलाइज वॉलेटिलिटी कितनी चल रही है, टिक साइज कितना है, मींस 5 पैसे जो बोलते हैं, तो जो अगला टिक है वो 5 पैसे पर एक्सचेंज होगा। 1150 रुपये 5 पैसे, 1150 रुपये 10 पैसे, बीच में 51 पैसे 52 पैसे नहीं होगा। लेकिन ये Money.control पे भी तो आ जाता है, अपना वॉच लिस्ट रख लो, जो अब आपके शेयर सारे आ जाते हैं। मैंने बताया ना बहुत सारी जगह है, आपको कहाँ देखना हाँ पसंद है वो आपकी अपनी चॉइस है। हम्म क्योंकि हाँ। स्टॉक एक्सचेंज की साइट है तो ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है। लेकिन Money.control पे तो आपकी जो शेयर आपके पोर्टफोलियो है या वॉच लिस्ट कर लो, जो जो देखना देख लो वहाँ। मैंने बताया ना सर, यूं तो आपके जो ब्रोकर है उसकी साइट पर भी अवेलेबल होती है, सही बात। हाँ जी। वो आपकी पसंद है। अच्छा। मैं उसमें वो नहीं कह रहा कि आपको इसी साइट पर जाकर के देखना, मैं ठीक तो सिर्फ एक ठीक पैटर्न बताने की कोशिश ठीक की ठीक है ठीक है कि सर। आप यहाँ पर ठीक जाकर के देख सकते हैं। ठीक ठीक। क्योंकि जैसे हम वॉच लिस्ट बनाते हैं 20 शेयर की, 25 शेयर की, 50 शेयर की, आप उनको हाँ टिक कर दीजिए, उनको सेलेक्ट कर लीजिए और वॉच लिस्ट पर जाकर क्लिक करेंगे तो उस पर्टिकुलर शेयर की डिटेल निकल के आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें कहीं कोई इशू नहीं है, वो सिर्फ हमारी अपनी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है। आगे चलते वैसे जो हम एनुअल रिपोर्ट की बात कर रहे थे, हम्म ये यहाँ डैशबोर्ड है, इधर हम्म नजर आ रहा है, हाँ आ इसके गया। नीचे यहाँ एनुअल रिपोर्ट्स पर मेरा कर्सर है, रेड बिल आ स्क्रीन गया। हो गई है उसकी, हम्म। इसको दबा दिया हम लोगों ने एनुअल रिपोर्ट्स को, तो ये हमारी पिछले सालों की एनुअल रिपोर्ट सामने नजर आ गई हैं। ओके जिस साल की एनुअल रिपोर्ट आपने देखनी है, मान लीजिए 2024 की रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, इसको क्लिक कीजिए डाउनलोड हो जाएगी। ओके 23 की डाउनलोड करनी है, 23 की पे क्लिक कीजिए डाउनलोड होगी, आप उसे स्टडी करिए। ठीक ठीक। सही। तो इसी तरीके से आप किसी भी कंपनी को, और मतलब इकोनॉमिक्स टाइम्स है उस पर भी अवेलेबल होती हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड है उस पर भी अवेलेबल होती हैं, मनी कंट्रोल है उस पर भी अवेलेबल होती हैं। बट जो ऑथेंटिसिटी है, सबसे ज्यादा ऑथेंटिसिटी हम लोग एक्सचेंज की साइट की मानते हैं। ठीक ब्रोकर्स की साइटों से भी डाटा अवेलेबल होता है, उन पर भी जा सकते हैं। बट और वहां पे क्योंकि मैनिपुलेशन के चांसेस हैं कई बार, हम्म तो उससे बचने का बेटर तरीका ये है, आप बेशक उसको यूज कीजिए बट साथ साथ में यहाँ पर भी चेक कर लीजिए। बहुत सुंदर। किसी की और कोई क्वेरी? अच्छा एक ही होता है जैसे आपने बताया कि 2000 केसेस जो हैं लिस्टेड हैं। अब तो जी जी। स्क्रीन हटा लीजिएगा सर। तो अगर मेरा कोई केस मेरे शेयर उसमें लिस्टेड दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब मैं क्या करूं? पैसा बहुत कम होगा, चांसेस आर वेरी लेस, सिर्फ ये हो सपोज सकता है नहीं, वो चलो अच्छा चलिए ये EQ माना से कि हट के BE में चला गया हो, इतना हो सकता है अच्छा वैसे ये तो। मानो कि वो जैसे उसकी जो कीमत है शेयर की वो है, वो बड़ी लो आ गई, 10 रुपए 5 रुपए तो 3 रुपए आ गई। वैसे जहां भी मैंने देखा ना, जहां पे आपको रिलायंस दिखाया, हम्म। आप मुझे या तो नाम बताइए, मैं अभी आपके सामने स्टेटस बता दूंगा, सस्पेंडेड कर नहीं दिया होगा नहीं किसी नहीं, वजह मेरा से। पॉइंट ये नहीं था। मेरा पॉइंट था कि जैसे कभी कभी किसी के आपने उससे कोई टिप ले ली और वो शेयर बाद में लिस्ट होना ही बंद हो गया या दिखाई नहीं दे रहा या बहुत लो मैंने चल बताया भाई और साहब, नहीं, ट्रेडिंग जैसे सस्पेंडेड हो जैसे जाती है। नहीं, जैसे सिल्वर लाइट टेक्नोलॉजी है, DSQ सॉफ्टवेयर है, अब ये ट्रेडिंग ट्रेडिंग ही नहीं होती इनकी। शेयर्स कई बार मार्केट से सस्पेंड हो जाते हैं भाई साहब।
जब किसी नहीं, कंपनी में कोई लॉस या कुछ के बारे में परेशानी आ रही है हम्म, तो उनकी ट्रेडिंग कई बार एक्सचेंज सस्पेंड कर देते हैं। ओके, अच्छा, अगर वो सस्पेंड हो गया तो वो लिस्ट में नजर नहीं आएंगे आपको, जब तक कि उसकी सस्पेंशन बहाल नहीं हो जाएगा। जैसे हम किसी एम्प्लॉय को सस्पेंड कर देता है ना कंपनी से, हम्म, तो सेम स्टॉक एक्सचेंज ने किसी पर्टिकुलर शेयर को सस्पेंड कर दिया, हम्म, और जब तक उसका सस्पेंशन खत्म नहीं होगा, हम्म। तो क्योंकि ट्रेडिंग तो हो नहीं रही, तो प्राइस कहां से नजर आएगा। नहीं, मेरा पॉइंट दूसरा था, जैसे क्या मतलब ये भी संभव है कि मैं किसी जो शेयर्स है तो उसमें कोई लॉस भी बुक कर सकता हूँ क्या, मतलब उसको ट्रांसफर करके ऐसे अपने, जब बिक ही नहीं रहा तो कहाँ बेचोगे। अच्छा, कहाँ पे करो? भाई उस सस्पेंशन का मतलब ये है उसकी ट्रेडिंग बंद कर दी गई है, हम्म, किसी भी वजह से कोई भी परेशानी हो सकती है, उसकी वजह से उसका सस्पेंशन कर दिया गया है। अगर वो सस्पेंडेड है मार्केट से, तो सेल कहाँ करेंगे हम लोग, ठीक ठीक। जब अब तक मैं उसका कम दे सस्पेंशन रहा हूँ बहाल ना, नहीं होगा। और सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजी या डीएसक्यू सॉफ्टवेयर है, इसकी ट्रेडिंग ही नहीं हो रही, कई सालों से नहीं हो रही। तो अगर हमारे पास ऐसे जो शेयर पड़े पड़े हैं दो ना, वो बड़े तो हुए गोदाम में हैं। बंद कर दीजिए, गोदाम में रखे हैं, जब उनकी बहाली हो जाएगी तब जा करके देख लीजिए भाई क्या मिल सकता है। हाँ, पड़े हैं, मेरे पास भी पड़े हैं, बहुत पुराने, 20 साल हो गए। क्या उसको बेड डेप्ट कर दें? नहीं। आप हाँ बेड वो डेप्ट करो, कुछ भी करो, अपने घर बैठे करोगे, कुछ होगा थोड़ी, वो तो गोदाम में ही रखे हुए हैं। भाई ना तो आप उसका लॉस बुक कर सकते हैं आज, हम्म, क्योंकि सेल आउट हुए नहीं, आपके डीमैट में आज भी नजर आ रहे हैं, हम्म, तो आप लॉस भी बुक नहीं कर सकते। नहीं वो कर तो सकते, जबरदस्ती वाली बात है कि मैं ऐसा कर दूं वो कर दूं, कुछ नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। जब तक उसका सस्पेंशन बहाल नहीं होगा, मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं है। चलिए साहब, मैं तो धन्यवाद दीजिएगा उनका। किसी को कुछ और क्वेरी हो, कोई और चीज जानकारी लेनी हो, कुछ और पूछना हो, वी आर ओपन। ये बताइए, मार्केट का क्या आपका ओवरव्यू क्या है? लगभग मेरे हिसाब से बॉटम आउट हो चुका है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो उम्मीद है। लेकिन बॉटम कोई नहीं जानता। नहीं, कोई नहीं जानता जी, मैंने कहा ना, मेरी उम्मीद है, मैं इसीलिए पहले कह रहा हूँ। बहुत अगर बहुत। नेफ साहब जान जाए कि जी बॉटम कहाँ हो रहा है और टॉप कहाँ हो रहा है, तो फिर राजा हम लोग नहीं बन जाएंगे। ये भी मेरे ख्याल से जन्म और मृत्यु की तरफ से है। बस 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 बस, उनका भाई साहब, हम लोग सिर्फ एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं और उस एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हैं, काम करते अगर रहते हैं। आदमी को मालूम पड़ जाए कब मानना तो फिर उससे पहले सब काम ना निपटा के चले जाए। चलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर डी के गुप्ता साहब। ये मतलब ये एक ऐसा सेशन है जिसमें इंटरेक्शन तो हुआ ही हुआ। हम तो कहेंगे बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी मिली आज, मतलब कई चीजें ऐसी जिसमें हम लोग को कंफ्यूजन रहता है, ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। पहले तो आपको सुनते रहे, आपने सब चीजें बड़े अच्छे, आपने चार्ट बड़े अच्छे बनाए थे कि क्या चीजें कैसे हैं, क्योंकि ये देखिए शेयर मार्केट जिसको कोई काम ना हो ना, वो कुछ शेयर खरीद ले 5-10, उसके बाद मंडे से लेके फ्राइडे तक सवेरे 9 बजे से शुरू हो जाएगा और 3:30 बजे तक ना खरीदेगा ना बेचेगा, ना देखता रहेगा ना कितना नीचे गया कितना नहीं नहीं, ऊपर ऐसी गया। बात नहीं ना साहब, मैं करता हूँ, मैं 1-2 बार सुबह देख लेता हूँ, दोपहर को देख लेता हूँ, शाम को तो 5 बजे लगते हैं। हम आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। मैं रिटायरमेंट के बाद बहुत ये सोच रहा ये था। वैसे माइंड को एक्टिव रखने का सबसे अच्छा तरीका है। हाँ एग्जैक्टली, मैं खुद सोच रहा था एलमाइजन रिटायरमेंट के बाद एलमाइजन क्या बिल्कुल काम खुद करूं लेकर क्या काम करूं क्या काम करूं। मतलब करना धारना कुछ नहीं, सिर्फ एक गिलास दिन थोड़ा शेयर चढ़ाने वाली खरीद हालत है कि सुबह से शाम तक स्क्रीन के आगे बैठे, क्या किया कुछ नहीं पता। मेरी बात सुनिए, मैंने फिर जब मुझे लगा कहीं रिटायरमेंट के बाद क्या कहीं काम हार्ट करना चाहिए क्या हार्ट काम बीट करना बढ़ता घट रहा है, हार्ट बीट बढ़ेगा घटेगा। चाहिए, मैंने वो कुछ कुछ शेयर नहीं होता जी, खरीद एंजॉय करना है। मैंने कुछ शेयर खरीद लिए, बस जी। उसके बाद मेरे पास टाइम ही नहीं है। सुबह 9 बजे से कब 11:30 बज जाते हैं, अचानक टाइम देखता हूँ मंदिर जाना है। जल्दी से नहा लो, एक बिना पूजा किए भागते वहां से लौट के वहां मंदिर में दर्शन करके ऑफिस में बैठते, फिर मोबाइल लेके सो गए। तो मोबाइल में क्या देखते रहते हो, हमारे मैं टेंशन लेता हूँ, ऊपर गिर रहा नीचे आ रहा, करना कुछ नहीं है,
ऑल सेड एंड डन, इट वाज ए लाइटर पार्ट ऑफ द थिंग। ये आज का आपका सेशन वाकई में बहुत इंफॉर्मेटिव था। आई 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 एक्नॉलेज इट। और आपको बहुत डीप नॉलेज है, और मैं आई कैन फोर्सी इट कि आप शेयर मार्केट में बहुत आगे जाने वाले हैं। और जिस हिसाब से आपने नॉलेज गेन की है और आपको हर चीज के बारे में बेसिक्स पता है, जो हम लोग क्या करते हैं, जब एक कॉमन, हम लोग का मतलब कॉमन मैन, उसको बेसिक्स नहीं पता, और किसी ने कह दिया ये खरीद लो, खरीद लिए, लेकिन खरीद तो लिए, कब बेच लिए तब तक वो आदमी गायब हो जाता है जो टिप देने वाला है, तो उसको पता ही नहीं बेचना कब है। तो वो बैठा रहता, उसको लेके कि वो दोबारा आए, मेरे को बताए तो मैं इसको बेचूं, और दोबारा वो आने वाला नहीं। बोला ही इज नॉट वर्किंग फॉर यू ओनली। कभी आप मिले, उसने कह दिया ये वाले खरीदो, ये बढ़ रहा है, ये वाले नहीं, खरीदो, ये बिल्कुल यही होता। तो हम लोग उस बेसिस पे काम करने वाले कॉमन आदमी फंस जाता है उसके चक्रव्यूह में। इन्वेस्टमेंट करके फिर वो देखता है जब नीचे आ गए, अब वो जैसे हर्षद मेहता वाले टाइम में बड़ा उछाल आया था, बहुत उछाल आया था, कितने लोग उसमें करके बैठे रहे, उसके बाद 10 5 10 साल बाद जाके कहीं रिवाइव हुई मार्केट, उसकी गवर्नमेंट आई थी 2004 के बाद, जब रिवाइव हुई तब लोगों ने कुछ सेल ऑफ किए, कुछ ने कैसे किया, वो दैट इज ए हिस्ट्री नाउ। अब भी कुछ रिसेशन की बातें चल रही हैं, यूरोपियन कंट्रीज के लिए चल रही हैं, यूएसए के लिए चल रही हैं कि आगे बहुत रिसेशन आने वाला है, इंडिया भी इससे छूता नहीं रहेगा। तो हाउ टू टैकल ऑल दीज थिंग्स, वो एक फिर सेपरेट इशू है। बट शेयर मार्केट में जाने के पहले जो बेसिक नॉलेज हमको होनी चाहिए, और हम अपने लेवल पे किस तरीके से सेल परचेज कर सकते हैं, किन शेयरों को खरीदना चाहिए, क्या चीजें देखनी चाहिए, कहाँ देख सकते हैं, ये आपने बड़ी बेसिक चीजें बताई हैं, ये बड़ी इंफॉर्मेटिव हैं। और मैं तो चाहूंगा कि आपका ये जो एपिसोड है, इसका जो यूट्यूब पे आएगा, इसको बार बार लोगों को देख के समझना चाहिए। और आपने जो आज पावर पॉइंट प्रोग्राम दिखा रहे थे, इसको आपने शेयर किया स्क्रीन पे, ये भी आप शेयर कर दीजिएगा हम लोग को। हम लोग थोड़ा सा इसको जस्ट फॉर आवर नॉलेज एक बार दोबारा देख लेंगे, क्योंकि चीजें छूट जाती हैं या आप नहीं देख पाते, बीच में उठ के चले गए या कोई और बात हो गई। तो रियली इट इज वंडरफुल थिंग आज का जो सेशन है, पर्टिकुलरली जो सिनेरियो आजकल की तारीख में चल रहा है शेयर मार्केट का, उसको देखते हुए आज का आपका, जिसको भी शेयर मार्केट में स्टार्टिंग करनी है, एंट्री पॉइंट करनी है, तो वो आपके आज के एपिसोड को देखे, समझे शेयर क्या होता है, किस तरीके से खरीदे जाते हैं, किस तरीके से बेचे जाते हैं, कहाँ खरीदने कहाँ बेचने, और मौका लगे तो आपसे पर्सनली बात करके गाइडेंस भी ले ले, क्योंकि आपने इसी में, और आई कैन अंडरस्टैंड कि सर आप रोज सवेरे 9, मतलब मंडे से फ्राइडे आपका भी टाइम 9 बजे से 3:30 बजे तक का 100% टीवी के सामने होता है, और होना चाहिए, बिकॉज इट इज योर जॉब, ये आपका प्रोफेशन है। और आप नहीं देखेंगे तो फिर कौन देखेगा, आप देखेंगे तभी लोगों को गाइड करेंगे। और हम लोग भी आपकी गाइडेंस लेते रहेंगे, फ्यूचर में आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे। आपके आज का सेशन मतलब एक बड़ी बेसिक नॉलेज से, आप कहते हैं काका गागा सिखाना, आज बच्चे को बोलना सिखाना, तो शेयर मार्केट में एंट्री पॉइंट पे जब होता है, वो आज आपने दी है, मजा आ गया। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आपसे इसी तरीके के आगे की सेशंस की उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो एक ही बताएं, जैसे शेयर परचेज है, तो ये इंडिया के अंदर क्या परसेंटेज, क्या तो बड़ा लो है, मतलब 5% लोग ही शेयर मार्केटिंग वो करते हैं, जैसे यूएसए के मुकाबले 55% है, या और कंट्रीज में ज्यादा है। ऐसा भी है कुछ क्या, मतलब तो लोगों की अवेयरनेस जिसे कहते हैं, मतलब। बिल्कुल ठीक बात है वैसे। हम्म हम्म, ठीक बात है जो आप कह रहे हैं। मतलब इंडिया के लोग हमा, जो। हमारे यहाँ लगभग इस वक्त 15 से 16 करोड़ डीमैट अकाउंट हैं। हम्म ओके। हमारी पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ जो बोली जाती है। हम्म तो नहीं, 140 में से हम 15 लोग करोड़ हो सकता है, 10% 50। एक एक के दो अकाउंट हो, तीन तीन अकाउंट हो। मेरे 5 हैं। मैं उसी हिसाब से कर रहा हूँ कि 10 और 15% पर हैं। और हम्म, उसमें से भी हम लोग एक्टिव नहीं है। हम्म। उसमें से भी बहुत सारे हैं साइलेंट वाले, नॉन एक्टिव वाले, वो जैसे उस तरीके से। जैसे पैन कार्ड होते हैं ना, पैन कार्ड, काफी पैन कार्ड एक्टिव नहीं जी है। जी जी जी। तो सेम उसी तरीके से अगर हम लोग बातचीत करते हैं, और इस वक्त हमारी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी आप ये मान के चलिए, हम लोग टेक ऑफ के लिए तैयार बैठे हुए हैं। कि जो अगर हम लोग पिछले 25 साल की, जैसे मैंने लास्ट क्लास में या लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि हम लोग पिछले 25 साल में कहां से कहां पहुंचे, और अब 2047 तक हम लोग कहां से कहां पहुंचेंगे, उम्मीद क्या है हमारी, जो ग्रोथ स्टोरी है हमारी, हम लोग इस वक्त टेक ऑफ के लिए तैयार हैं। कि अगर यहाँ पर हम प्रॉपर गाइडेंस के साथ, सिस्टम्स के साथ, अपने आप को डिसिप्लिन रखते हुए इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि होता क्या है, हम लोग कई बार इनडिसिप्लिन हो जाते हैं। मार्केट से कुछ न्यूज मिली या किसी चीज को देख लिया, उल्टी सीधी चीजें खरीद ली, या उल्टे सीधे टाइम पर बेच दिया। तो सबसे पहली जरूरत है मार्केट के लिए अपने आप को डिसिप्लिन रखना।
कि पहले तो ये प्रॉपर रिसर्च करें, प्रॉपर जानकारी करें, खुद करें या किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन लेकर करके काम करें, चलिए न्यूज पे ये कम आप से कम ध्यान दें, और ये उसके आपका हिसाब क्या से करेंगे तो कहीं कोई नुकसान नहीं है, फ्यूचर अच्छा है। ये क्या आपका ओपिनियन क्या है? जो अक्टूबर से नीचे जो गया है ये कब तक रिकवर कर लेगा? 6 महीने लगेंगे, साल लगेगा? मेरे हिसाब से रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है, हाँ, बट इस साल स्टार्ट हो जो हम चुका। लोग रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है, बट जो हमारा हाई पॉइंट था पिछले साल वाला हाँ 26,400, हाँ वो टच हाँ, नहीं कर पाएंगे इस साल। सूरज की साल लग किरणें, गया। सूरज की किरणें साल लग इस साल हम लोग 25,000 के आसपास घूमेंगे। चलिए जो इस साल का दिसंबर एंड होगा वो लगभग 25,000 के आसपास का एंड होना चाहिए। चलिए हमारा मतलब जैसे फंस गया 52 वीक हाई पे, हमने बेचा नहीं है, बेच देना चाहिए था, वो वाली बात है। चलिए सर अब ये किसी को नॉलेज नहीं होती है, हमेशा यही डिसीजन रह जाता है, अभी तो और जाएगा, अभी तो और ऊपर जाएगा, जब नीचे गिर रहा है अभी और गिरेगा, अभी और गिरेगा। ये वो जन्म डिसीजन उसी वक्त जन्म लेने होते हैं। जन्म और मृत्यु की तरह समझ लो उसको, और कुछ नहीं। बस बस बस, उनका कोई डिसीजन नहीं होता। वो हमने ले लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं लिया तो रेगरेट ही हो हाँ, सकता है। वो विजडम एंड एक्सपीरियंस की बात है, कितना आपका जी जी विजडम है। चलो, जी, ठीक है सर, कोई बहुत बहुत जन्म धन्यवाद सर। पत्री नहीं होती है, हम्म, कोई जन्म पत्री नहीं होती है, जैसे नेब साहब का विजडम है, विजडम और एक्सपीरियंस है, चंद्रमा और वाला। एनालिसिस। आजकल तो एआई आ गया, एआई का तो और भी बहुत जबरदस्त बेनिफिट होगा शेयर शेयर वालों। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंजने साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी के गुप्ता साहब, आपने समय निकाल समय दिया। जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद किया, आपने समय निकाल समय दिया। जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बारों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा गड़ा गहरा है, और कुछ पॉइंट है इसमें, 6 पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा क्या क्या पॉइंट है। निरोग रहना, रेडी ना होना, और देश में ना रहना, अच्छे लोगों के साथ मेल होना, अपनी वृत्ति से जीविका चलाना, निडर होकर रहना, ये 6 मनुष्य लोग के सुख हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह वाह सर। चलिए, सातवां जोड़ लीजिए, शेयर मार्केट से दूर रहना। ये भी जोड़ लो तो वैसे सुखी रहेगा आदमी। मेरे मेरे चलिए सर, मेरी ओम का उच्चारण। शेयर मार्केट में मत जाओ। चलिए आयु। ओम ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सबको प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः